आज वाली क्लास में हम लोग है ना कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारा पेपर नंबर 8 है फर्स्ट ग्रुप का उसका हम एक बार थोड़ा सा रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर तुम्हें आइडिया लग ही गया होगा। अब तक तुम लोगों ने काफी कुछ पढ़ लिया होगा कॉस्ट अकाउंटिंग के पेपर्स के बारे में, टॉपिक्स के बारे में। तो पेपर जो होता है वो 70 मार्क्स का तुम्हारा डेस्क्रिप्टिव वाला पेपर आता है और 30 मार्क्स का तुम्हारा ऑब्जेक्टिव पेपर आता है। उस ऑब्जेक्टिव में भी तुम्हारे 50-50 मानकर चलो, लगभग कि 50-50% तुम्हारा प्रैक्टिकल रहेगा, 50% तुम्हारा थ्योरी वाला रहेगा वहां पर। तो हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की मैराथन की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इनिशियल टॉपिक से। जैसे हमारे इनिशियल टॉपिक में स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट यानी कॉस्ट शीट आ जाता है, जॉब कॉस्टिंग आ जाता है, उसके अलावा हमारा सर्विस कॉस्टिंग आ जाता है, मटेरियल आ जाता है। उस तरह के टॉपिक को हम एक बार स्टार्ट करेंगे आज वाली क्लास में। जितना हो सकेगा आज उसको कंप्लीट करेंगे और फिर हम नेक्स्ट वाली क्लास में फिर एम्प्लॉय, ओवरहेड और बजट, ये 3 टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे। तो आज वाली क्लास में हम स्टार्ट करें कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इंट्रोडक्शन की तुम्हें इतना कुछ ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। इंट्रोडक्शन में बस एक चीज ध्यान रख लो, और बस एक चीज जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है, हमारे काम आने वाली है, जो हमारे बाकी सारे हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे, तब हमारे काफी काम में आएगा। तो बस एक चीज ध्यान रख लो, जो हमारी क्लासिफिकेशन करते हैं, टाइप ऑफ कॉस्ट के बारे में बात करते हैं, तो 2 तरह की आती है, एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट, इसको प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं, मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस होते हैं यहाँ पर, और इनडायरेक्ट कॉस्ट इसको ओवरहेड भी बोलते हैं। ओवरहेड 3 तरह के होते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। और एक चीज बस ये ध्यान रखना फिक्स कॉस्ट के बारे में, फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट बोलते हैं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट है ना, उसके साथ में टाइम वाला मेजरमेंट दिया होता है। ठीक है, ऊपर देख लो, मैंने जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, रेंट पर मंथ, सैलरी पर मंथ। तो फिक्स कॉस्ट के साथ में टाइम मेजरमेंट दिया होता है। टाइम के अलावा अगर कोई मेजरमेंट दिया हो तो उसको वेरिएबल कॉस्ट की कैटेगरी में रखा जाता है। जैसे कि पर किलोमीटर ड्राइवर चार्ज करता है, 5 रुपीज पर किलोवाट, किलोवाट आवर्स बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिसिटी के लिए चार्ज किए जाते हैं। तो ये 2 मेन चीजें हैं। मेन चीजें क्या हो गई हमारी, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हो गया, 2 तरह की कॉस्ट हम इंक्लूड करेंगे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट में हमारे मटेरियल लेबर ओवरहेड, मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस आते हैं, और इनडायरेक्ट कॉस्ट को हम ओवरहेड बोलते हैं। वहां पर 3 तरह के होते हैं, फैक्ट्री, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें कॉस्ट के साथ में टाइम मेजरमेंट यूनिट दी जाए, और वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसमें कोई और टाइम के अलावा और कोई यूनिट दी जाएगी, तो उसको वेरिएबल बोलेंगे। जैसे कि मेरी सैलरी है 10,000 रुपीज पर मंथ, फिक्स हो गया। मेरी सैलरी है 10,000 रुपीज पर स्टूडेंट, वेरिएबल हो गया, क्योंकि फर्स्ट वाले में मंथ बोला है, सेकंड वाले में स्टूडेंट बोला है। अच्छा, अब सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करें, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। एग्जाम में आने के चांसेस है, मान के चलो कि अगर मैं इसकी प्रायोरिटी दूं तो 30-40% आने के चांसेस है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है ये चैप्टर आने के चांसेस। तो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट, अभी यहां पर देखो, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट हम बनाते हैं तो सबसे पहले सारी प्राइम कॉस्ट वाली एंट्री आ जाती है। प्राइम कॉस्ट में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाता है, डायरेक्ट लेबर आ जाती है, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम भी हम कई बार कॉस्टिंग में यूज करते हैं। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम को कैलकुलेट करने के लिए भी ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का फॉर्मूला यूज करते हैं हम यहाँ पर। तो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेज माइनस क्लोजिंग, तो हमारा डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा। और डायरेक्ट मटेरियल में डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जब हमें ऐड कर देंगे तो ये सारे मिलके प्राइम कॉस्ट बन जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास में फैक्ट्री ओवरहेड, क्योंकि प्राइम हो गए यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे आ गए। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। इनडायरेक्ट में सबसे पहले आ जाता है फैक्ट्री, फिर आ जाता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, फिर आ जाता है हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, फैक्ट्री में क्या होता है, गुड्स का प्रोडक्शन होता है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड्स में। तो जब फैक्ट्री की बात करते हैं तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है, इसीलिए फैक्ट्री के अंदर हम जो WIP है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, उन दोनों को भी एडजस्ट करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड के साथ में। तो फैक्ट्री ओवरहेड हो गया फैक्ट्री में होने वाले एक्सपेंसेस, और साथ में यहां पर WIP,
वर्क इन प्रोग्रेस भी बोलते हैं, वर्क इन प्रोसेस भी बोलते हैं, उसको भी एडजस्ट किया जाता है। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को ऐड कर दिया जाता है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को माइनस कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं, और ऐसा होता भी है, कि फैक्ट्री में हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम ऐसा मानकर चलते हैं कि हमारे गुड्स बनकर तैयार हो चुके हैं, क्योंकि हम फैक्ट्री वाला ऑलरेडी प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है। तो फैक्ट्री वाले प्रोसेस को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, गुड्स हमने बनकर तैयार रख रखे हैं स्टोर के अंदर, ठीक है। तो जो फिनिश गुड्स है उनका एडजस्टमेंट भी यहां पर किया जाता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड के साथ। कैसे करते हैं? ओपनिंग फिनिश को ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग फिनिश गुड्स को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद में, ये सारे एडजस्ट करने के बाद में लास्ट में आ जाती है हमारे पास में कॉस्ट ऑफ सेल्स। एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर प्रॉफिट ऐड करते हैं तो सेल्स आ जाता है हमारे पास में। सो बेसिकली अगर मैं तुम्हें सिंपल सा स्टेटमेंट बनाऊं तो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सब मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस डायरेक्ट, ये सब एक साथ ऐड करेंगे तो हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाती है। प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री वाले एक्सपेंसेस सारे ऐड करते हैं, फैक्ट्री के साथ एडजस्ट किया जाता है डब्ल्यूआईपी को। तो फैक्ट्री के साथ जब डब्ल्यूआईपी को एडजस्ट किया जाएगा तो ये आ जाएगी हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। अच्छा, फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट एक ही बात होती है। इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करते हैं ऑफिस वाले एक्सपेंसेस, सारे के सारे ऑफिस एक्सपेंसेस का एडजस्ट किया जाता है फिनिश गुड्स को, और फिनिश गुड्स को एडजस्ट करने के बाद में जो हमारा रिजल्ट आता है, एडजस्टमेंट का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो ये सब एडजस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद में हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोल सकते हैं हम इसको। और उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करते हैं हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस के बाद में हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इस कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर हम प्रॉफिट ऐड कर दें तो हमारा सेल्स आ जाएगा। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का, कॉस्ट शीट का एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 38 है, ठीक है। मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 38 है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 पेज नंबर 38 पर है ये क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में अगर देखोगे तो सबसे पहले हमें डेटा दिया हुआ है सेल्स का, ठीक है। अगर तुम देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो सेल्स स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का सबसे लास्ट में आने वाली एंट्री है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सबसे लास्ट में आने वाली है। तो सबसे पहले हमें डेटा दिया हुआ है सेल्स का। अच्छा, उसके बाद देखो अगर तुम यहाँ पर पढ़ोगे तो ये हमें ओपनिंग दिया हुआ है। बिगनिंग का मतलब हो गया ओपनिंग, ओपनिंग फिनिश गुड्स भी दिया हुआ है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी भी दिया हुआ है। फिनिश गुड्स कहां पर एडजस्ट होंगे? फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट होता है ऑफिस में, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के साथ में, और डब्ल्यूआईपी का एडजस्टमेंट होता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस के साथ में। अच्छा, उसके अलावा देखो हमें यहाँ पर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया हुआ है। तो परचेज ऑफ मटेरियल को हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड जो डायरेक्ट मटेरियल की एंट्री करते हैं ना, वहां पर एडजस्ट करेंगे इसको। उसके बाद देखो हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल भी गिवन है, ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, और ये किसकी एंट्री आने वाली है? मटेरियल की, ठीक है। उसके अलावा हमें डायरेक्ट लेबर गिवन है, उसके बाद में हमें जो डेटा गिवन है उसमें फैक्ट्री ओवरहेड भी गिवन है। उसके अलावा अगर क्वेश्चन में देखोगे तो इन्वेंट्रीज, देखो ये हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक किसका? फिनिश गुड्स जो एडजस्ट किया जाएगा ऑफिस के साथ में, और वर्क इन प्रोग्रेस जो एडजस्ट किया जाएगा फैक्ट्री के साथ में। बाकी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर गिवन है। अगर मैं सिंपल इसका स्टेटमेंट बताऊं तो वैसे तो हमने यहाँ पर नीचे स्टेटमेंट बनाया हुआ है, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन को देखकर ही इसका स्टेटमेंट बनाना चाहूँ सिंपल शब्दों में या सिंपल तरीके से, तो सबसे पहले आ जाएगा, देखो हमारा आ जाएगा सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में है ना 3 तरह की एंट्री होती है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड में 3 तरह की एंट्री होती है, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, और तीनों मटेरियल का होता है। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यहां पर देखो मैं तुम्हें डेटा दिखाता रहता हूं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3000 का, ये 3000 का यहां पर एंट्री आ गई।
उसके अलावा देखो परचेज ऑफ मटेरियल 1,10,000 का 1,10,000 यहाँ पर आ गया, हमने दोनों को ऐड किया और हमारा क्लोजिंग जो था 4,000 का एट द एंड ऑफ ईयर हमने उसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास में रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 1,09,000 का। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया हमारे पास में 1,09,000 का। आगे इस पे बाद एंट्री होती है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डायरेक्ट लेबर का, तो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लेबर की भी एंट्री कर दी, हमारे पास डायरेक्ट लेबर की एंट्री आ गई 65,000 की। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम से क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद में हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। अभी नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा हमारा फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में सबसे पहला क्लॉज जो गिवन है ना, यहाँ पर मैं देखो तुम्हें यहाँ पर ये हाईलाइट वाला एक बार हटा देता हूं। सबसे पहली जो वैल्यू गिवन है फैक्ट्री ओवरहेड, डायरेक्ट लेबर का 60%, डायरेक्ट लेबर कितना है 65,000, तो 65,000 का 60% कर देंगे तो यहाँ पर ये 39,000 आ जाएगा। अच्छा, हमें ये बात पता है कि फैक्ट्री के साथ में WIP को भी एडजस्ट करना पड़ता है, तो WIP को जब हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे तो WIP देखो, ओपनिंग WIP ऐड करते हैं 4,000 का और क्लोजिंग WIP लेस करते हैं 6,000 का, तो ओपनिंग WIP ऐड किया 4,000 का, क्लोजिंग WIP लेस किया 6,000 का। इन सबको एडजस्ट करने के बाद में ये हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस आ गए सारे के सारे, और ये हमने जब ऐड किए प्राइम कॉस्ट के साथ, इनको जब ऐड किया तो ये हमारे आ गए फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अच्छा उसके बाद में नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन की। अच्छा देखो, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 5% ऑफ सेल्स। हमारी सेल्स कितनी है इस क्वेश्चन में 2,75,000, तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन आ गया हमारे पास में 5% ऑफ सेल्स 13,750। ऑफिस के साथ में फिनिश गुड्स को भी एडजस्ट किया जाता है, ऑफिस के है तो ऑफिस के साथ में फिनिश गुड्स भी एडजस्ट किए जाएंगे। तो फिनिश गुड्स का जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो फिनिश गुड्स का एडजस्टमेंट यहां पर ये देखो, ओपनिंग फिनिश गुड्स दिए हुए हैं 7,000 के और क्लोजिंग फिनिश गुड्स दिए हुए हैं 8,000 के। ओपनिंग 7, क्लोजिंग 8, एडजस्ट किया 12,750 और ये दोनों एक्सपेंसेस ऐड कर दिए, हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, ये हमारे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट हुए। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के बाद सेलिंग एक्सपेंसेस आने वाले हैं। सेलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर गिवन है 10% ऑफ सेल्स, और हमें पता ही है सेल्स कितनी है हमारी 2,75,000, तो 2,75,000 का 10% करेंगे तो 27,500, इन सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अच्छा, हमें ये पता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स अगर हमें पता है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड करने पर हमारी सेल्स आ जाती है। तो अगर हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स पता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स 2,51,250 है, और हमें हमारी सेल्स भी पता है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 2,75,000, तो रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा वो हमारा प्रॉफिट का बचेगा। हम इसको साइड चेंज करके इधर ले जाएंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना बचेगा 23,750, ये हमारा प्रॉफिट रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर है ना जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो बेसिकली सिंपल क्वेश्चन ही बनते हैं हमारे पास कॉस्ट शीट के अंदर। कॉस्ट शीट के जो क्वेश्चन रहेंगे वो सिंपल रहेंगे, तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चंस में जो डेटा दिया हुआ है उन डेटा को यूज करते जाएंगे और क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे हम एक दो क्वेश्चंस और करके देख लेते हैं, स्टेटमेंट ध्यान से समझना। सबसे पहले आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में हमें डेटा दिया हुआ है 2021-22 का। हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5 मॉड्यूल का। पेज नंबर वैसे यहाँ पर 39 लिखा हुआ था, लेकिन क्या होता है कि ये मैंने पढ़ाया था लगभग 6-7 महीने पहले पढ़ाया था ये सब कुछ। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि इंस्टीट्यूट बार बार मॉड्यूल रिवाइज करता रहता है, तो जब इंस्टीट्यूट मॉड्यूल रिवाइज करता है तो 2-4 पेज आगे पीछे हो जाता है ये कंटेंट। तो अगर तुम वहां पर ये सब कुछ देखोगे ना तो हो सकता है तुम्हें जो पेज नंबर मैंने बताया वो पेज नंबर तुम्हें वहां पर नहीं मिले। तो जो पेज नंबर यहाँ पर लिखा होगा मैं तुम्हें वो पेज नंबर बताऊंगा, तो वो तुम्हें 2-3-4 पेज आगे पीछे करके ढूंढना पड़ेगा वहां पर। अच्छा, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में 2021-22 का डेटा दिया हुआ है और हमें 2022-23 का एस्टिमेट करने को बोल रहे हैं।
तो 2021-22 और 22-23 दोनों के लिए हम कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर जो स्टेटमेंट बनाया है, इस स्टेटमेंट में मैंने 2021-22, 22-23 दोनों के लिए कॉस्ट स्टेटमेंट बना दिया। एक एक करके करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ये हमारे प्राइम कॉस्ट का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 3,20,000 और 8 लाख। तो यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो प्राइम कॉस्ट में आ रहा है 3,20,000 एंड 8 लाख। तो डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस। उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड। प्रोडक्शन ओवरहेड, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो ये फैक्ट्री ओवरहेड बोले जाएंगे, और ओवरहेड सुनते ही हमें पता लग जाना चाहिए ये इनडायरेक्ट हो गया। 25% वेरिएबल है, तो 4,80,000 का 25% करेंगे तो 1,20,000 वेरिएबल। बाकी बचे कितने? 3,60,000 फिक्स हो गए। तो यहां पर देखो 1,20,000 हमने वेरिएबल लिखे हैं और 3,60,000 हमने फिक्स लिख दिए। फैक्ट्री ओवरहेड कंप्लीट है। फैक्ट्री ओवरहेड के बाद में नेक्स्ट आते हैं हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले ओवरहेड। तो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में यहां पर देखोगे ना तो 75% फिक्स है। तो 1,60,000 का 75%, यानी फिक्स कितना हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा 1,20,000 और 40,000 जो हो जाएगा ना वो वेरिएबल हो जाएगा। तो 1,20,000 एंड 40,000 यहाँ पर हमने एंट्री डाली फिक्स्ड एंड वेरिएबल की। सेम उसी मैनर में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है ना वो 2/3 फिक्स है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है वो 2/3 फिक्स है। तो 2,40,000 है यहाँ पर वो नंबर। 2,40,000 का 2/3 करोगे, ठीक है, 2,40,000 का 2/3 करोगे तो 1,60,000 तो फिक्स हो जाएंगे और 80,000 हमारे वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर एंट्री कर दी और 2021-22 कंप्लीट है। मेन इशू है जो हम एस्टिमेट करने वाले हैं 22-23। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखो, सबसे पहला पॉइंट है 2022-23 में हमारा आउटपुट इंक्रीज होने वाला है। कितना इंक्रीज हो जाएगा? 20%। अच्छा, अब एक बात सोचो, आउटपुट इंक्रीज होगा तो जितने भी, जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज होंगे, तो अगर मेरी सैलरी 5,000 रुपीज पर स्टूडेंट है तो मेरी सैलरी भी इंक्रीज होगी क्योंकि मेरी सैलरी वेरिएबल है। अगर आउटपुट इंक्रीज होगा तो वेरिएबल एक्सपेंसेस इंक्रीज होंगे, पहला पॉइंट। अगर आउटपुट इंक्रीज होगा तो हमें ज्यादा रॉ मटेरियल की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो रॉ मटेरियल भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर आउटपुट इंक्रीज होगा तो हमारी लेबर को भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, हमारी मशीन को भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो अगर हमारी लेबर एक्स्ट्रा वर्क कर रही है तो 20% हमारा लेबर के एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, और हमारे ज्यादा मशीनें भी काम कर रही है तो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड भी इंक्रीज हो जाएंगे। सो सिंपल है, ठीक है। आउटपुट इंक्रीज हुआ है 20%, और उस आउटपुट इंक्रीज करने के लिए हमने एडवर्टीजमेंट किया है 45,200 रुपीज का। तो आउटपुट इंक्रीज करने के लिए एडवर्टीजमेंट किया है हमने 45,200 का, लेकिन कौन से ईयर में? 2022-23 वाले ईयर में। अच्छा, अब यहां पर ध्यान से देखना ये एंट्रीज कैसे करेंगे। सबसे पहले मटेरियल की प्राइस इंक्रीज हो रही है 10%, ध्यान से समझना। आउटपुट इंक्रीज होगा तो मटेरियल की क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, और इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मटेरियल की प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इंक्रीमेंट के लिए पहले हमने किया है यहां पर, पहले जितना मटेरियल था 3,20,000 उसी को यहां पर कैरी किया। अच्छा, 120% ये जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है ना, तो ग्रीन कलर से हाईलाइट का रीजन है कि हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मान लो लास्ट ईयर मैंने 100 यूनिट रॉ मटेरियल की यूज की थी, 100 यूनिट रॉ मटेरियल यूज किया था 100 यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए, और एक रॉ मटेरियल की वैल्यू थी 10 रुपए। एक रॉ मटेरियल की वैल्यू थी 10 रुपए। अच्छा, हम इस बार बोल रहे हैं कि हम हमारा आउटपुट है ना डबल कर रहे हैं। तो अगर हम हमारा आउटपुट डबल कर रहे हैं तो अब मेरे को
200 यूनिट्स चाहिए होगी 200 फिनिश गुड्स बनाने के लिए। तो अगर हमारा आउटपुट डबल हो रहा है तो हमारा रॉ मटेरियल की क्वांटिटी भी डबल हो जाएगी। और हम ये भी बोल रहे हैं कि पहले हमें मटेरियल 10 रुपए का मिल गया था, लेकिन अभी हमें मटेरियल 20 रुपए का मिल रहा है, तो हम मटेरियल की वैल्यू को 20 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी मटेरियल के एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन उसके दो रीजन है। पहला रीजन क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, पहला रीजन। और दूसरा रीजन उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। तो यहां पर मैंने जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है वो क्वांटिटी इंक्रीमेंट के लिए है, और यहां पर अभी जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूं ये है प्राइस में इंक्रीज हो गया इस वजह से। तो जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4,22,400। ठीक है, मटेरियल कंप्लीट है। मटेरियल के बाद नेक्स्ट देखो वेजेस की बात कर रहे हैं। वेजेस भी इंक्रीज हुई है 5%। अच्छा ध्यान से सुनो, आउटपुट इंक्रीज होगा तो ज्यादा लेबर की भी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो 120% हो गया। नीचे जो डेटा दिया हुआ है ना इसमें ये 120% हो गया आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से। और लेबर की वेजेस भी इंक्रीज हो रही है 5%, तो लेबर की वेजेस 5% इंक्रीज हो रही है, उस वजह से यहां पर ये वाली एंट्री आ गई। आगे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि लेबर की एफिशिएंसी जो है ना वो भी इंक्रीज हो रही है। अच्छा, अगर हमारा काम करने का एफिशिएंट तरीका रहेगा, अगर हम एफिशिएंट हो जाएंगे किसी भी वर्क को करने में, तो हमें उस वर्क को करने में टाइम कम लगेगा। टाइम कम लगेगा तो कॉस्ट भी कम लगेगी, क्योंकि हम उस वर्क के लिए एफिशिएंट हो चुके हैं। तो इस पॉइंट को सॉल्व करने के लिए हमने यहां पर अगर मान लो टाइम ज्यादा लगता 12%, तो हम इंटू 112% कर देते हैं। लेकिन हमें टाइम कम लग रहा है ना। अच्छा, 112% का मतलब यही होता है ना 112/100। अगर मैं 112% को 112/100 लिख दूंगा तो सेम ही बात है। तो अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरा टाइम इंक्रीज होता, तो मैं ऐसा करता 100 इंटू 112/100, तो नया आंसर आ जाता 112, क्योंकि मेरा टाइम इंक्रीज हो रहा है। अगर मेरा टाइम डिक्रीज होता है तो 100 को तो हम न्यूमरेटर में लिख देंगे और 112 को रेसिप्रोकल करके डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी या वर्कर की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है तो वर्कर टाइम डिक्रीज होगा, वर्कर की कॉस्ट भी डिक्रीज होगी, और वो जो कॉस्ट डिक्रीज होगी उसको मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है 100/112। अच्छा, याद दिलाने के लिए बता देता हूं, ये 120% आउटपुट इंक्रीज होने की वजह से लिया है हमने, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। ये 105% उनकी वेजेस भी इंक्रीज हो रही है, 5% उनकी वेजेस भी इंक्रीज हो रही है, और यहां पर एफिशिएंसी की वजह से कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, क्योंकि एफिशिएंसी ज्यादा होगी टाइम कम लगेगा, कॉस्ट कम लगेगी। तो इंक्रीज हो रहा है ना, तो इंक्रीज को मैं लिख रहा हूं 120/100, इंक्रीज को मैं लिख रहा हूं 105/100, लेकिन डिक्रीज होने को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं 100/112। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये बात तो मैंने तुम्हें पहले भी बताई थी कि अगर आउटपुट इंक्रीज होगा तो जितने भी वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। सो वेरिएबल ओवरहेड 5% इंक्रीज हो रहा है। वेरिएबल ओवरहेड ध्यान से देखना, सारे वेरिएबल ओवरहेड जो है ना वो 20% तो इंक्रीज हो ही रहे हैं, क्योंकि वो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से, और एक्स्ट्रा 5% और इंक्रीमेंट आ रहा है उसके अंदर। तो तुम प्रोडक्शन के वेरिएबल ओवरहेड में देखोगे ऐसा ही है, फैक्ट्री के वेरिएबल यानी ऑफिस के वेरिएबल ओवरहेड में देखोगे तो ऐसा ही मिलेगा तुम्हें, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के वेरिएबल ओवरहेड में देखोगे तो ऐसा ही मिलेगा। 120% किस वजह से? आउटपुट की वजह से, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है इस वजह से। और 5% किसका? 5% के पीछे कारण क्या है, रीजन क्या है? 5% के पीछे जो रीजन है, कारण है, वो है क्वेश्चन में गिवन डेटा, ये वाला 4th पॉइंट। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट यहां पर गिवन है कि फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। तो देखो प्रोडक्शन ओवरहेड ये रहे, फिक्स ये रहे, कितना इंक्रीज हो रहा है? 33.33%, तो हमने 133.33% करके उसकी वैल्यू भी निकाल दी। अच्छा, 120% क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि हमने है ना, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज होंगे और मेरी सैलरी वेरिएबल है वो तभी इंक्रीज होगी।
अगर मेरी सैलरी तुमने फिक्स कर रखी है तो फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से कोई भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस चेंज नहीं होने वाला है, कोई भी फिक्स्ड एक्सपेंसेस चेंज नहीं होने वाला है, तुम ध्यान से देख लो। लेकिन क्वेश्चन में एक स्पेसिफिक डेटा दिया हुआ है कि फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए हमने सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड को यहां पर कंसीडर किया है, बाकी मैंने किसी भी ओवरहेड को यहां पर कंसीडर नहीं किया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है। उसके बाद अच्छा, इसी क्वेश्चन में और भी बहुत सारे पॉइंट्स गिवन है, इस क्वेश्चन में और भी पॉइंट्स है, वो भी देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट है कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है 21 22 और 22 23 की। तो ये जब लास्ट में जो टोटल आ रहा है ना, ये लास्ट का टोटल, ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएगा, दोनों ईयर्स की कॉस्ट ऑफ सेल्स। सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर तो यही हो गया, दोनों ईयर की कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है हमें नई सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है 2022-23 के लिए। यहां पर थोड़ा सा देख लेना। फर्स्ट पार्ट है अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेम हो। अगर हमें सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, जितना हमने 2021-22 में किया था उतना ही अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमें 2022-23 में भी चाहिए। अच्छा, 2021-22 की बात करें तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ रही है 20 लाख, और हमारी सेल्स कितनी आ रही है, सेल्स आ रही है 25 लाख, 25 लाख। ठीक है। तो अगर हम 2021-22 की बात करें तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 5 लाख रुपीस का। क्वेश्चन ये बोल रहा है 5 लाख का ही प्रॉफिट हमें 2022-23 में चाहिए। तो सिंपल है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में 5 लाख का प्रॉफिट ऐड कर देंगे, हमारी टोटल सेल्स आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, टोटल सेल्स आ जाएगी तो हमारा आउटपुट, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें प्राइस निकालनी है, सेलिंग प्राइस। ठीक है। लास्ट टाइम हमारी सेलिंग प्राइस थी 125 रुपीज पर यूनिट, ये लास्ट वाली सेलिंग प्राइस है 125 रुपीज पर यूनिट, और ये हमारा टोटल सेल्स है। तो ध्यान से देखना, अगर हम 25 लाख रुपए की सेल करते हैं और एक यूनिट की वैल्यू 125 है, तो हमारी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी हो जाएगी, हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएगी 20,000। ठीक है, हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएगी 20,000। देखो यहां पर मैंने ये 20,000 यूनिट्स, 20,000 यूनिट्स ये हो गई हमारी। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन हमें ये बोल रहा था कि 2022-23 में हम आउटपुट 20% इंक्रीज करने वाले हैं ना, क्वेश्चन ऐसा ही बोल रहा था कि हमारा जो आउटपुट है वो 20% इंक्रीज हो जाएगा। तो 20% इंक्रीज होने की वजह से हमारा नया आउटपुट आएगा 24,000 यूनिट्स का। तो ये हमारी सेल्स हो गई, ये हमारा आउटपुट हो गया। तो पर यूनिट हमने वैल्यू यहां पर निकालते, यहां पर हमने इसको पर यूनिट में कैलकुलेट कर लिया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था सेम परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर। जितना हमें 2021-22 में परसेंट प्रॉफिट हुआ था उतना ही प्रॉफिट यहां पर होगा। अच्छा, प्रॉफिट टू सेल का मतलब होता है प्रॉफिट अपॉन सेल। तो प्रॉफिट अपॉन सेल करके हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो 2021-22 का प्रॉफिट अपॉन सेल करेंगे तो 20%। ठीक है। और 2022-23 का कैलकुलेट करना है ना, तो देखो एक मेथड चलता है, ऐसा चलता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारा सेल्स आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, 2022-23 के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। कॉस्ट ऑफ सेल्स है 24,30,000। प्रॉफिट हमें सेम चाहिए, तो प्रॉफिट की जगह पर हम लिख देंगे 20% ऑफ सेल्स, और इधर आ जाएगा इज इक्वल टू में सेल्स। ये सेल्स अपना साइड चेंज करके इधर आ जाएगा, तो 24,30,000 इज इक्वल टू, इधर देखो 20% उधर जाके माइनस होगा तो 80% ही रह जाएगा, और ये 80% जब साइड होके इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 24,30,000 डिवाइड बाय 80% करें या 0.8 करें तो ये हमारी सेल्स आ जाएगी। ऐसा ही देखो मैंने यहां पर किया। अच्छा, सेल्स आ जाएगी तो सेलिंग प्राइस निकालना है, तो डिवाइड बाय 24,000 कर दो तो हमारी सेलिंग प्राइस भी आ जाएगी। ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज हो गया है बाय 25%। अच्छा, एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना था? एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमने निकाला ना 20%। देखो यहां पर ये निकाला, एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमने निकाला 20%। तो 20% 25% इंक्रीज हो गया है ना। मान लो 100 रुपए 25% इंक्रीज हो गए हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? 100 इंटू 125%। तो अगर 20% वाला प्रॉफिट 125% इंक्रीज हो गया है तो 20 इंटू 125%। तो नया प्रॉफिट जो आया है ना हमारे पास में 25% आया है। चेंज सिर्फ इतना सा रहेगा कि यहां पर ये जो प्रॉफिट 20% ऑफ सेल्स करे थे, वहां पर हम 25% ऑफ सेल्स करेंगे। साइड चेंज करके दूसरी तरफ चला जाएगा, 75% ऑफ सेल्स हो जाएगा एंड सो ऑन। उसके बाद में हमारे पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है कि हमें प्रॉफिट चाहिए 10 रुपीज पर यूनिट। तो हमें अगर 10 रुपीज पर यूनिट प्रॉफिट चाहिए तो देखो, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। इस तरह से लिखेंगे। इसको हम चाहे तो प्रॉफिट के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें पता है 24,30,000 है। प्रॉफिट कितना चाहिए हमें? 10 रुपए पर यूनिट। हमने बनाई कितनी? 24,000 यूनिट्स। तो 2,40,000 का हमें प्रॉफिट चाहिए। तो हमारी सेल्स आ जाएगी और सेल्स को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दोगे तो हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। तो यहां पर भी हमने वैसे ही किया। यहां पर देखो हमने एवरेज करके निकाल दिया इसको। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी पर यूनिट निकाला, प्रॉफिट का भी पर यूनिट निकाला, हमारा आंसर आ गया। ये वाला क्वेश्चन ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन फिर भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 के भी एग्जाम में आने के चांसेस है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा। इलस्ट्रेशन नंबर 7 हमें डेटा दिया हुआ है। क्वेश्चन में ऊपर देखो, 1 मार्च यानी मार्च के स्टार्टिंग का डेटा है। अच्छा, मार्च का स्टार्ट बोलो या फरवरी का क्लोजिंग बोलो, एक ही बात है। 1 मार्च का डेटा है। तो 1 मार्च में ये दो जॉब्स हमारी रनिंग में थी, जॉब नंबर A99 A77। फरवरी में ओपनिंग मार्च का है ना, तो क्लोजिंग फरवरी का है ना। तो फरवरी में कितने कितने एक्सपेंसेस हो चुके हैं ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। फरवरी के सारे एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अच्छा, मार्च के देखो, मटेरियल के एक्सपेंसेस दोनों जॉब्स के लिए गिवन है, लेबर के एक्सपेंसेस दोनों जॉब्स के लिए गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड 2100 लगे हैं, ये गिवन है। और उसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 15% ऑफ प्राइस ऑफ द जॉब लगे हैं, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। और 10% हमें प्रॉफिट भी गिवन है। ठीक है, तो मार्च में होने वाले एक्सपेंसेस और फरवरी में होने वाले एक्सपेंसेस हमें गिवन है। कौन कौन सी जॉब के? जॉब नंबर A99 और जॉब नंबर A77। मैं इस क्वेश्चन को फिलहाल सॉल्व कर रहा हूं ना, तो मैं A66 और A55 को इग्नोर कर रहा हूं। इग्नोर करने के पीछे रीजन ये है क्योंकि मार्च वाले मंथ में जॉब नंबर A99 और A77 कंप्लीट हुई है। तो जो भी जॉब्स कंप्लीट हो जाती है हम उनकी कॉस्ट शीट बनाते हैं यहां पर। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जॉब कॉस्ट शीट बनानी है A77 की, A99 की। अच्छा, बहुत आसान। मटेरियल कितना लगा है? 12280। तो मैंने मटेरियल लिख दिया 12280। ठीक है, मटेरियल लगा है 12280। नेक्स्ट, लेबर कितनी लगी है? 600 450। तो मैंने यहां पर लेबर लिख दी 600 450। तो मटेरियल और लेबर को ऐड किया, हमारी प्राइम कॉस्ट आ गई। ठीक है, उसके अलावा फैक्ट्री ओवरहेड लग रहे हैं हमारे। अच्छा, फैक्ट्री ओवरहेड देखो, फैक्ट्री ओवरहेड है 2.1 रुपीज पर आवर। ठीक है, जो डायरेक्ट लेबर आर का है। तो देखो लेबर आर्स ये रहे,
A99 जॉब में हमने कितने आवर्स काम किया है? A99 वाली जॉब को कंप्लीट करने के लिए हमने 400 आवर्स काम किया है, तो 400 इंटू 2.1 करोगे तो ये नंबर आ जाएगा। और A77 के लिए हमने 200 आवर्स काम किया है, तो 200 है और 2.1 रुपीज पर यूनिट यहाँ पर ये गिवन है, पर आर गिवन है, तो यहाँ पर इसको यूज कर दोगे। बस एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कई बार कंफ्यूज तुम्हें कर सकता है क्वेश्चन। पॉइंट ये है, जो एक्चुअल में हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं ना, हम उन्हीं को कंसीडर करेंगे, हमने जो एस्टिमेट किया है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। ध्यान रखना इस चीज को। मान लो यहां पर 2.1 की जगह, मान लो यहां पर 2.1 की जगह कुछ और नंबर लिखा होता, हम उसको कंसीडर नहीं करते, हम उसको कंसीडर नहीं करते। हम जो एक्चुअल में एक्सपेंसेस होते ना, फिर उसको कंसीडर करते, फिर उनको इन चारों जॉब्स में अलग अलग रेशो में डिवाइड कर देते उसको। जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा होता कि हमने एस्टिमेट किया है 5 रुपीज पर आवर, लेकिन हमारे एक्चुअली में कितने इनकर हुए हैं 2100, तो इन चारों जॉब्स को कंप्लीट होने में ध्यान से देखो 1000 आवर्स लग रहे हैं। चारों जॉब्स को कंप्लीट होने में 1000 आवर लग रहे हैं, तो पर आवर हो जाएगी 2.1। तो अगर यहां पर 5 रुपीज गिवन होता एस्टिमेटेड और एक्चुअल आता 2.1, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2.1 को यूज करते, हमारे एक्चुअल में जो एक्सपेंसेस लगे हैं ना उनको यहां पर यूज किया जाएगा। और उसके अलावा देखो, अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड के साथ में WIP एडजस्ट किया जाता है, और हमें क्वेश्चन में ओपनिंग WIP दिया हुआ है, ये सारा ओपनिंग WIP है 80, 150, 200। ओपनिंग है मार्च का, क्योंकि हम कॉस्ट शीट जो बना रहे हैं वो मार्च की मंथ की बना रहे हैं, तो 80, 150, 200 यहां पर हो जाएगा, और नेक्स्ट वाली जॉब के लिए भी हो जाएगा। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट हमें डेटा दिया हुआ है, नेक्स्ट डेटा ध्यान से देखना। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 15% ऑफ द प्राइस है, और प्रॉफिट 10% ऑफ द प्राइस है। अच्छा मैं इसको कैलकुलेट कैसे करूंगा? देखो अभी तक हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट कर चुके हैं। फैक्ट्री कॉस्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट ऐड करेंगे तो हमारा सेल्स आ जाएगा, तो हमारी सेल्स आ जाएगी। अच्छा अगर मैं केवल A99 के बारे में बात करूं, जॉब नंबर A99, हाँ ठीक है, तो हमारे फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ रही है? फैक्ट्री कॉस्ट आ रही है 1990, 1990 हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ रही है 1990। सेलिंग कितना दिया हुआ है? 15% ऑफ सेल्स। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 10% ऑफ सेल्स इज इक्वल टू सेल्स। ये दोनों अपनी साइड चेंज करके उधर चले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो 75% ऑफ सेल्स हो जाएगा। 1990 इज इक्वल टू 75% ऑफ सेल्स, और 75% जब इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1990 डिवाइड बाय 0.75, ये हो जाएगा 2653। हमारी सेल्स आ जाएगी 2653। ये सेल्स मैंने यहां पर लिख लिया 2653। ये वाली सेल मैंने पहले कैलकुलेट की है 2653। अब इस 2653 का 15% यहां पर आ जाएगा, और 2653 का 10% यहां पर आ जाएगा। तो जैसा मैंने A99 के लिए किया है वैसा ही A77 के लिए होगा, और इसकी सारी कैलकुलेशन मैंने यहां पर कर रखे हैं। अच्छा इवन एक बात मैं और बता देता हूँ, वैसे तो हमने जो क्लास में पढ़ा था तो ये सब लोगों के पास में, तुम्हारे पास में PDF फाइल होनी चाहिए। अगर किसी के पास नहीं है यहाँ पर PDF फाइल, तो वो एक बार यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में बातचीत कर लेना, और वो तुम्हें PDF फाइल यहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे। उसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं जो एग्जाम में पूछे जाने लायक है? ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है तो सही, लेकिन ये इतना लेंथी होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक नहीं होता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर एग्जाम में आएगा तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। अब जैसे देखो ये वही वाला क्वेश्चन है जैसा हमने लास्ट टाइम किया था। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना कि वो आउटपुट 20% इंक्रीज हो जाएगा, मटेरियल 5% इंक्रीज हो जाएगा, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है। आउटपुट देखो, पहले आउटपुट दिया हुआ है
200 का, और 2023 में आउटपुट दिया हुआ है 300 का, यानी आउटपुट कितना इंक्रीज हो रहा है 150%। तो वही देखो, वही सारी कैलकुलेशन अगर तुम इधर देखोगे ना तो वही सारी कैलकुलेशन है। तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांसेस है। चलो, इसके अलावा बाकी सब आसान क्वेश्चन है, बाकी ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर की। हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे यहाँ पर। जैसा ये हमारा ये जो अपना ये चैप्टर था कॉस्ट शीट, इसी से मिलता जुलता चैप्टर है जॉब कॉस्टिंग। अच्छा, कॉस्ट शीट में जब हम कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाते हैं तो हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं। जॉब कॉस्टिंग में हम कॉस्ट की कैलकुलेशन तो करेंगे लेकिन स्पेसिफिक जॉब्स के लिए करेंगे। ठीक है, जैसे हमने लास्ट अभी क्वेश्चन किया था ना, A99 के लिए अलग किया था, A77 के लिए अलग किया था, ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर भी होंगे हमारे पास। तो यहाँ पर भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के ही एग्जाम में सबसे ज्यादा आने के चांसेस हैं। इस क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा आने के चांसेस है। तो इस क्वेश्चन को एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ न्यूली अपॉइंटेड कॉस्ट अकाउंटेंट यू फाइंड दैट सेलिंग प्राइस। अच्छा देखो, अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक जॉब दे दी है, उस जॉब की हमें सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है। नीचे हमें सारा डेटा दिया हुआ है कि उस पर्टिकुलर जॉब में, ये इस पर्टिकुलर जॉब की बात कर रहा है, उस जॉब में मटेरियल कितना लगा है, डायरेक्ट वेजेस कितनी लगी है, कौन कौन से डिपार्टमेंट ने कितनी कितनी देर काम किया है, ये वर्किंग आवर्स गिवन है हमें, प्राइम कॉस्ट कितना लगी है, उसके अलावा बाकी सारे एक्सपेंसेस को या ओवरहेड्स को हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया ये कितना है, और लास्ट में हमने ये कैलकुलेट कर लिया 23.44। प्रॉब्लम ये है कि जब हम प्राइम कॉस्ट की कैलकुलेशन में, मेरे को देखो कि दिक्कत नहीं यहाँ पर, क्योंकि प्राइम कॉस्ट की कैलकुलेशन इसने सही तरह से की हुई है। मटेरियल, वेजेस और एक्सपेंसेस वगैरह यहाँ पर कुछ है नहीं, तो प्राइम कॉस्ट की कैलकुलेशन इसने ठीक तरह से की हुई। प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पर इस पॉइंट से है, यहाँ पर इसने जब ये कैलकुलेशन की तो इसने इस कैलकुलेशन में ओवरहेड को अलग अलग डिस्क्राइब नहीं किया। इसने ये बोला है कि 33% लगे। इसका कहने का मतलब ये है कि जॉब कोई भी करो, ओवरहेड जो लगेंगे वो 33% लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। किसी जॉब में कम टाइम लगेगा तो ओवरहेड भी कम लगेंगे, किसी जॉब में ज्यादा टाइम लगेगा तो ओवरहेड्स भी ज्यादा लगेंगे। इसने तो ये बोल दिया कि हमने स्टैंडर्ड बना रखा है कि ओवरहेड 33% है, जो हमारे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अगर हम कभी और भी आगे कॉस्ट शीट वगैरह बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे, तो इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। लेकिन हम कॉस्ट अकाउंटेंट, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट ये बात जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है। हम ओवरहेड को स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं करते। भाई ठीक है, देखो क्लास की बात करें, मैं नंबर ऑफ क्लासेस कम ले रहा हूँ, कोई टीचर नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा ले रहा है, मैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट कम ले रहा हूँ, कोई दूसरा टीचर नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा ले रहा है। हम दोनों की फीस भी तो अलग अलग होनी चाहिए, हम दोनों की सैलरी भी तो अलग अलग होनी चाहिए ना। ऐसा तो नहीं है कि सबकी सैलरी एक जैसी कर दी, अब चाहे कोई कितनी भी क्लासेस ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां पर ये जो प्लस 33% ऑफ प्राइम कॉस्ट दिया हुआ है ना, हमें इसको सही करना है। अब इसको सही करने के लिए बाकी सारा डेटा हमें नीचे दिया हुआ है। बाकी ये जो डेटा है ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। ऊपर वाला जो डेटा है वो एक जॉब नंबर 9669 का डेटा है। बाकी यहाँ पर ये जो सारा डेटा ये गिवन है ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें डेटा दिया हुआ है। अच्छा, इस डेटा में पूरे साल में कितना मटेरियल यूज हुआ है, पूरे साल में कितनी वेजेस लगी है, पूरे साल में कितनी फैक्ट्री ओवरहेड लगे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस कितने लगे हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। हमें क्या करना है, सबसे पहला काम करना है, ध्यान से समझना। डायरेक्ट वेजेस डिपार्टमेंट ए में 5000 रुपीज का हमने पेमेंट किया। डिपार्टमेंट ए में हमने डायरेक्ट वेजेस का जो पेमेंट किया है वो 5000 रुपीज का किया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 घंटे काम करने के 25 पैसा पे करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम 1 घंटे काम करते हैं, डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, डजेंट मैटर, 1 आवर वर्क के लिए 25 पैसे दिया जाता है। अगर 1 आवर वर्क के लिए 25 पैसे दिया जा रहा है, ठीक है, 0.25 रुपीस का पेमेंट किया जा रहा है 1 आवर वर्क के लिए, तो 5000 रुपीस का पेमेंट करने के लिए हमने कितने आवर्स वर्क किया होगा?
तो 5,000 रुपीज का पेमेंट करने के लिए हमने 5,000 डिवाइडेड बाय 0.25 20,000 आवर्स काम किया। 5,000 रुपीज का अगर हमें पेमेंट किया गया है तो हमने 20,000 आवर्स काम किया होगा। जैसा हमने डिपार्टमेंट ए के लिए किया है सेम डिपार्टमेंट बी के लिए। अच्छा, डिपार्टमेंट बी में भी 25 पैसे 1 आवर के लिए, तो 6,000 रुपीज 24,000 आवर्स के लिए। डिपार्टमेंट सी में 25 पैसे 1 आवर के लिए, तो 4,000 रुपीज के लिए 16,000 आवर्स काम किया है। ठीक है, तो हम यहां पर जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो डिपार्टमेंट ए बी सी और डिपार्टमेंट ए बी सी में हमने कितने कितने आवर्स काम किया है ये हमें पता लग जाएगा। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे? इसको हम यूज करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड की कैलकुलेशन के लिए। अच्छा, डिपार्टमेंट ए ने हमने कैलकुलेट किया कि डिपार्टमेंट ए ने 20,000 आवर्स काम किया, डिपार्टमेंट बी ने 24,000 आवर्स काम किया और डिपार्टमेंट सी ने 16,000 आवर्स काम किया। हमने ये कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ए के 20,000 आवर्स जब हमने काम किया तो हमारे जो फैक्ट्री ओवरहेड लगे वो 2,500 लगे। भाई 20,000 आवर्स काम किया और 20,000 आवर्स काम करने में 2,500 के फैक्ट्री ओवरहेड लगे, तो पर आवर कितने लगे? पर आवर कितने लगे? 2,500 रुपीज लगे 20,000 आवर्स काम करने के, 4,000 रुपीज लगे 24,000 आवर्स काम करने के। 4,000 ये वाला नंबर है। 1,000 रुपीज लगे, क्योंकि 1,000 नेक्स्ट वाला नंबर है, 1,000 रुपीज लगे 16,000 आवर्स काम करने के लिए। पर आवर की कैलकुलेशन हो जाएगी। अब इससे फायदा क्या होगा? हमारी जो जॉब हमने 9669 वाली जॉब कंप्लीट की थी उसमें किसी डिपार्टमेंट ने 10 घंटे काम किया, किसी डिपार्टमेंट ने 4 घंटे काम किया, किसी डिपार्टमेंट ने 8 घंटे काम किया। अगर हम इनकी पर आवर की कॉस्ट कैलकुलेट कर सके, पर आवर के प्रोडक्शन ओवरहेड को कैलकुलेट कर सके, तो हमें फायदा ही होगा इससे। हमने कैसे किया पर आवर प्रोडक्शन ओवरहेड कैलकुलेट? सबसे पहले हमने डिपार्टमेंट के आवर्स निकाले कि कौन कौन से डिपार्टमेंट ने कितनी कितनी देर तक काम किया है, और उसके बाद हमने पर आवर में उसको कन्वर्ट कर दिया कि डिपार्टमेंट ए को हमने 2,500 रुपीज का पेमेंट किया है 20,000 घंटे काम करने के लिए। अगर हमने 2,500 रुपीज का पेमेंट किया है 20,000 आवर्स काम करने के लिए, तो डिवाइड करने से पर आवर की वैल्यू आ जाएगी, जो हमारे पास यहां पर ये आ गई है पर आवर की वैल्यू। अभी बस एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे हुआ? डायरेक्ट मटेरियल। सबसे पहले तो है ना, हमें ये वाली कॉस्ट शीट दोबारा से बनानी है। तो देखो ये वाली कॉस्ट शीट हमने यहाँ पे दोबारा से बना, यही वाली कॉस्ट शीट है जो ऊपर ये डेटा दिया हुआ है ना, यही सारा डेटा हमने यहाँ पर लिखा है। और तुम देखोगे तो ये सब ऐड करने पे 1,30,000 आ रहा है। ये सारे नंबर्स तुम ऐड कर दोगे ना, ये सारे नंबर्स, ये वाले सारे नंबर्स, ये वाले सारे नंबर्स, 1,30,000 आ रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया? सबसे पहले प्रोडक्शन ओवरहेड को अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग आवर्स के हिसाब से यहाँ पर क्लासीफाई कर दिया। फायदा क्या होगा? मैंने तुम्हें बताया ना, मैं कम आवर्स पढ़ा रहा हूँ, कोई टीचर ज्यादा आवर्स पढ़ा रहा है तो उसको पेमेंट भी ज्यादा होना चाहिए, या मैं ज्यादा आवर्स पढ़ा रहा हूँ, कोई टीचर कम आवर्स पढ़ा रहा है तो उसको पेमेंट कम होना चाहिए। तो मैंने डिपार्टमेंट ए में 10 आवर्स काम किया, डिपार्टमेंट बी में 4 आवर्स काम किया, तो 33% कैसे? इसलिए मेरे को सबके लिए अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसके लिए सारी कैलकुलेशन अलग अलग होगी। ठीक है, और अगर है ना तुम्हें इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैंने इस क्वेश्चन को बहुत डिटेल में समझाया है। जॉब कॉस्टिंग का जो फर्स्ट वाला लेक्चर है ना वो देख लेना। जॉब कॉस्टिंग का फर्स्ट लेक्चर जो मैंने वहां पर डिटेल में समझाया, तुम्हें अपने उस पर मिल जाएगा, चैनल पर मिल जाएगा, वो वाला एक बार देख लो। तो हमने क्या किया कि सारे के सारे प्रोडक्शन ओवरहेड को तो अलग कर दिया। साथ में देखो इस क्वेश्चन में हमें सेलिंग ओवरहेड्स भी गिवन है 30,000 को। अच्छा, ये जो 30,000 के सेलिंग ओवरहेड लग रहे हैं ना, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में पूरे साल में लगे, पूरी ऑर्गेनाइजेशन में पूरे साल में लगे। हमें तो हमारी जॉब के लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कैलकुलेट करने, तो हमारी जॉब के लिए जब हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे तो हम ये मान लेंगे कि ये अजम्पशन है, ये हमारा, ठीक है, ये अजम्पशन है हमारा।
अजम्पशन ये रहेगा कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 30,000 है और हमारी फैक्ट्री कॉस्ट 1 लाख है, तो हम ऐसा बोल देंगे कि हमारी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो ओवरहेड है ना, वो वर्क कॉस्ट का 30% होंगे, यानी जो भी हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगी ना, प्रोडक्शन कॉस्ट उसका 30% होंगे। ये हमारा अजम्पशन है। तुम कुछ और भी अज्यूम कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, मान लो तुम वर्क कॉस्ट को यानी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को, मान लो तुम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को कॉस्ट ऑफ सेल्स का परसेंटेज ले लो। मान लो तुम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को कॉस्ट ऑफ सेल्स का परसेंटेज ले लो। दिक्कत क्या होगी, तुम करोगे 30 डिवाइड बाय 130 इज इक्वल टू परसेंटेज, तो ये हो जाएगा 23.07 हो जाएगा, ये हो जाएगा 23.07%। अब तुम या तो ये बोलो 23.07% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, या फिर तुम ये बोलो 30% ऑफ वर्क कॉस्ट। सुनने में ज्यादा कौन सा सही लग रहा है, सुनने में समझने में ज्यादा कौन सा सही लग रहा है, 30% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो इसीलिए हमने इस असम्पशन को फॉलो किया। मान लो यहां पर भी हम ऐसा कुछ कैलकुलेशन करते हैं और यहां पर ही आ जाता है 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, तब हम इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और दोनों में से कोई एक, दोनों फॉलो मत कराना, दोनों में से कोई एक ही फॉलो करना। और भी तुम कोई नया अजम्पशन ले सकते हो, तुम उसको लेबर कॉस्ट का परसेंटेज मान सकते हो, तुम उसको प्राइम कॉस्ट का परसेंटेज मान सकते हो, लेकिन वो सब नहीं चलेंगे। बेस्ट तरीका क्या रहेगा, जिससे परसेंटेज आसानी से निकल जाए, हम वो वाला नंबर चूज करेंगे जिससे आसानी से हमारा परसेंटेज निकल जाए। तो हमारा यहाँ पर परसेंटेज जो निकला ना, वो आसानी से निकला हमारा वर्क कॉस्ट से, तो हमने यहाँ पर वर्क कॉस्ट को चूज कर लिया। अभी हम कॉस्ट शीट बनाएंगे। तो कॉस्ट शीट में मैंने तुम्हें बताया था, देखो 17.58 में तो मेरे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 17.58 वाला नंबर तो मैंने एज इट इज कैरी किया। उसके बाद वाले नंबर्स के कैलकुलेशन के लिए, उसके बाद वाले नंबर्स की कैलकुलेशन के लिए डिपार्टमेंट एबीसी ने 10, 4, 8 आवर्स काम किया। डिपार्टमेंट एबीसी ने 10, 4 और 8 आवर्स काम किया, और हमने उनकी पर आवर की कॉस्ट निकाल दी थी ऑलरेडी। तो हमने 10, 4, 8 से मल्टीप्लाई करके उनकी हमने वर्क कॉस्ट भी कैलकुलेट कर ली। अच्छा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमने ये निकाला कि वो वर्क कॉस्ट का 30% है, तो वर्क कॉस्ट का 30% किया तो हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ गई। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट। देखो ये रहा, हमने प्रॉफिट ऐड कर दिया तो हमारी सेल्स आ जाएगी उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में से एक यही क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक बनता है, बाकी क्वेश्चन ऐसा कुछ खास नहीं है। बाकी क्वेश्चंस में एक यही क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक बनता है जो एग्जाम में पूछे जाने वाले लायक। नेक्स्ट हम कर रहे हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। अच्छा, ये जो लास्ट वाले 2 चैप्टर हमने किए ना, बेसिकली दोनों ही स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है, दोनों से ही क्वेश्चन आने के 20-30% चांस है, ज्यादा चांस नहीं है दोनों चैप्टर से क्वेश्चन आने के। नेक्स्ट जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग। इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के 100% चांस है। 7 से लेके 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से। 7 नंबर का तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का एमसीक्यू भी आ सकता है यहां से। इस चैप्टर से 100% तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, इन चैप्टर से तुम्हें 100% क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में। कुछ चैप्टर से ऐसे, ठीक है, रिकंसिलेशन हो गया, उसके अलावा हमारा लेबर हो गया, ओवरहेड हो गया। मटेरियल से भी क्वेश्चन आता है, लेकिन मटेरियल से कम ही क्वेश्चन आते हैं। लेबर, ओवरहेड, बजट, इनसे हमेशा क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग में हमें 3 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक मिलेगा हमें ट्रांसपोर्ट का, एक मिलेगा हमें होटल्स का, एक मिलेगा हमें हॉस्पिटल्स का। 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन मिलेगा, हॉस्पिटल का क्वेश्चन मिलेगा और होटल का क्वेश्चन मिलेगा। 1 मिनट वेट करना।
अच्छा देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट, हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होटल हो गया, ठीक है। ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटल और हॉस्पिटैलिटी का मतलब है होटल, ठीक है। इस तीन तरह के क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर एग्जाम में मिलेंगे। तो हम तीनों तरह के एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। अच्छा ये वाला चैप्टर अगर मैं तुम्हें मॉड्यूल से कराऊंगा तो वो ज्यादा बेस्ट है। मैंने यहाँ पर किए हुए हैं वैसे सारे क्वेश्चंस, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मैं ये वाला चैप्टर तुम्हें मॉड्यूल से करवाऊंगा इसके क्वेश्चंस, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा इसके चैप्टर इस, क्योंकि मैं यहाँ पर जो कर रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ और मॉड्यूल में जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं तो दोनों का तरीका सेम ही रहता है, दोनों अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए जाते। या एक काम करो, ठीक है, हम तो यहीं से कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, हम यहीं से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे हम इलस्ट्रेशन नंबर 50 स्टार्ट करें। अच्छा तुम पढ़ के समझ जाओगे। इलस्ट्रेशन नंबर 50 जो हमें डेटा दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 50 वो हमें डेटा दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन का। ये हमारे पास में डेटा है ट्रांसपोर्टेशन के क्वेश्चन का। सिंपल है, तुम्हें केवल दो चीजें ढूंढनी है, फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है। सिर्फ तुम्हें दो चीजें ढूंढनी है यहाँ पर, फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है। फिक्स्ड कॉस्ट को एक साथ लिख दोगे, वेरिएबल कॉस्ट एक साथ लिख दोगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तुम डायरेक्ट भी लिख दोगे ना तो चलेगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैंने जैसे यहाँ पर देखो ये टेबल बना रखी, तुम ऐसे भी टेबल बनाओगे ना, सिंपल जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है उस क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करके टेबल बना दोगे तो चलेगा, सही है ये, गलत नहीं है। लेकिन जब मैंने यहाँ पर नीचे क्वेश्चन को सॉल्व किया तो मैंने फिक्स को अलग किया है और वेरिएबल को अलग किया है, और उसके अलावा कुछ भी नया नहीं किया। यहाँ पर 13,90,000 आंसर आ रहा है, और तुम डायरेक्ट भी करोगे तो भी 13,90,000 आंसर आएगा। अच्छा फिक्स्ड और वेरिएबल पहचानने का तरीका क्या होता है। वैसे तो इस क्वेश्चन में तो ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन सा फिक्स्ड है कौन सा वेरिएबल है, लेकिन मैंने तुम्हें बताया जहां पर टाइम दिया जाएगा ना वो फिक्स होगा। जैसे चलो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमारे ऑपरेशन के लिए भी बेस्ट रहेगा। जिस क्वेश्चन में फिक्स और वेरिएबल को डिफाइन नहीं किया हुआ है ना, तुम वहां पर डायरेक्ट टेबल भी बना सकते हो। जैसे मैंने तुम्हें बताया ना अभी वो लास्ट वाला क्वेश्चन, तुमने उस पर डायरेक्ट टेबल बना रखी है, तो ऐसा टेबल भी बना सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम देख लेते हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें फिक्स्ड और वेरिएबल के बारे में पता लगेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि मिस्टर सोहन सिंह, और एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस है, इस तरह का थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन आएगा। मिस्टर सोहन सिंह हैज स्टार्टेड ट्रांसपोर्ट बिजनेस। अच्छा उसके पास में कितनी टैक्सी है, 10 टैक्सी है, और अलग अलग एक्सपेंसेस है, कॉस्ट ऑफ टैक्सी दी हुई है। अच्छा देखो ऑफिस ऑफ सैलरी स्टाफ पर मंथ है ना, तो ये फिक्स हो गया। कैसे पहचानते हैं फिक्स को, किसी भी एक्सपेंसेस के साथ अगर टाइम दिया जाए ना तो वो फिक्स की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। गैरेज सुपरवाइजर की सैलरी पर मंथ है, फिक्स है। रेंट ऑफ गैरेज पर मंथ है, फिक्स है। ड्राइवर की सैलरी फिक्स है। पर एनम है, एनम एनम का मतलब साल, और साल एक टाइम मेजरमेंट की यूनिट है तो फिक्स है। पर एनम वही ईयर, वर्ष, साल, फिक्स है। तो हमें ये फिक्स एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। बाकी हमें नीचे देखो लाइफ ऑफ टैक्सी गिवन है और उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू एट द एंड ऑफ, यानी उसकी स्क्रैप वैल्यू गिवन है। हमने टैक्सी खरीदी कितने में थी, 75,000 में। जब सेल करेंगे तो हमें वापस कितना मिलेगा, सेल करेंगे तो वापस से 15,000 मिल जाएगा। यानी हमें टैक्सी जो पड़ी है ना वो 60,000 की टैक्सी पड़ी है, जिसको हम कितना किलोमीटर चलाने वाले हैं, जिसको हम 3 लाख किलोमीटर चलाने वाले हैं। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन जो लगेगा ना वो वेरिएबल हो जाएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन पर किलोमीटर के फॉर्म में आएगा, तो डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है, यहां पर लगेगा डेप्रिसिएशन, वो वेरिएबल हो जाएगा। उसके अलावा 10 रुपीज पर किलोमीटर ऑयल एक्सपेंसेस है पर 100 किलोमीटर, तो ये वेरिएबल हो गया। पेट्रोल कंजम्पशन 9 रुपीज 9 किलोमीटर पर लीटर, ये वेरिएबल हो गया।
तो बहुत सारे एक्सपेंसेस फिक्स है और कुछ एक्सपेंसेस वेरिएबल है। अब जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे यहाँ पर या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाएंगे तो पहले सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस, देखो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस की एंट्री हो जाएगी। जैसे कि एक एक करके समझते हैं, मैं इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेता हूं। जैसे कि यहां पर देखते चलो, ऑफिस स्टाफ 1500, ऑफिस स्टाफ 1500, गैरेज सुपरवाइजर 2000, गैरेज सुपरवाइजर 2000, रेंट ऑफ गैरेज 1000, रेंट ऑफ गैरेज 1000, ड्राइवर सैलरी, अच्छा ड्राइवर की सैलरी पे ध्यान देना, ड्राइवर की सैलरी 400 रुपीज पर मंथ है एक टैक्सी की, पर टैक्सी। हमारे पास में 10 टैक्सी है तो 4000 हो जाएगी ड्राइवर की सैलरी। और ये सारी कैलकुलेशन ध्यान रखना पर मंथ में चल रही है, मंथली कैलकुलेशन चल रही है ये, ठीक है। अच्छा, रोड टैक्स एंड रिपेयर्स ये पूरे साल के हैं, पर टैक्सी है ना, पर टैक्सी तो इंटू 10 कर दिया हमने, तो 10 टैक्सी का आ गया। अच्छा, ये पूरे साल के हैं और हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो मंथली कर रहे हैं। ये सारे एक्सपेंसेस तो पूरे साल के दिए हुए, हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो मंथली कर रहे हैं, तो हम इसको डिवाइड बाय 12 कर देंगे, तो ये हमारे रोड टैक्स एंड रिपेयर्स आ गए। नेक्स्ट, इंश्योरेंस, जो भी हमारी टैक्सी की कॉस्ट होगी उसका 4%। तो टैक्सी की कॉस्ट कितनी, 75,000, उसका 4%, और ऐसी हमारे पास कितनी टैक्सी है, 10 टैक्सी। अच्छा, ये वैल्यू पर एनम गिवन है तो डिवाइड बाय 12 करेंगे तो मंथली हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस यहां पर लिख दिए। वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए सबसे पहले डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन देखो, 75,000 में हमने गाड़ी खरीदी, माइनस कर दिए 15,000 क्योंकि वो उसकी वैल्यू थी, स्क्रैप वैल्यू, और हमने कितने किलोमीटर गाड़ी चलाई है, 3 लाख किलोमीटर, तो ये पर किलोमीटर की वैल्यू आ गई, ये पर किलोमीटर की वैल्यू आ गई ना, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू आई है पर किलोमीटर की पूरे महीने में, क्योंकि हम यहां पर ये जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो मंथली कैलकुलेशन कर रहे हैं, पूरी मंथली की कैलकुलेशन। ये आ गई वैल्यू पर किलोमीटर की, पूरे महीने में हमने 4000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, और ऐसी हमारे पास 10 टैक्सी है। पूरे महीने में हमने 4000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, देखो यहां पर ये लिखा हुआ है, पूरे महीने में हमने 4000 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, तो हमारे पूरे महीने की वैल्यू आ जाएगी। और ऐसी हमारे पास 10 टैक्सी है तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो हमारे पास मंथली वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई बाय 4000 पर मंथ करेंगे, किलोमीटर पर मंथ, तो ये मंथ की वैल्यू आ गई, और मल्टीप्लाई बाय 10 टैक्सी कर देंगे तो हमारी टोटल वैल्यू आ गई, टोटल एक्सपेंसेस आ गए। पेट्रोल कंजम्पशन पे ध्यान देना, पेट्रोल कंजम्पशन कैसे दिया, 9 किलोमीटर पर लीटर, यानी 1 किलोमीटर, 1 लीटर में हम 9 किलोमीटर चलते हैं, और 1 लीटर की वैल्यू कितनी है, 6.3। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना, 6.3 रुपीस के एक्सपेंसेस लग रहे हैं 9 किलोमीटर की रनिंग में, 6.3 रुपीस के एक्सपेंसेस लग रहे हैं 9 किलोमीटर रन करने में। तो 4000 किलोमीटर रन करने में कितना लगेगा, 4000 ही, क्यों, क्योंकि ये मंथली कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। तो हमारे पास एक टैक्सी की वैल्यू आ गई, इंटू 10 कर देंगे तो हमारे पास 10 टैक्सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है। आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऑयल लग रहा है 10 रुपीज पर 100 किलोमीटर, 10 रुपए का ऑयल लग रहा है 100 किलोमीटर रनिंग में, तो 4000 किलोमीटर रनिंग में कितना लगेगा, इंटू 10, क्योंकि हमारे पास 10 टैक्सीज है। ये सारी कैलकुलेशन हमने यहां पर कर ली, और ये 52,800 हमारे टोटल एक्सपेंसेस आए हैं मंथली, 52,800 हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस आ गए मंथली। एक मिनट वेट करना, तो यहां पर ये हमारी मंथली एक्सपेंसेस आ गए टोटल 52,800। अब क्वेश्चन पे चलते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन यहां पर ये बोल रहा है कि वो जो बंदा है वो हायर चार्जेस, हायर करने का मतलब टैक्सी हायर चार्जेस के बारे में बात की जा रही है। अगर उसके पास कोई टैक्सी हायर करता है ना,
तो वो 1.8 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करता है। ठीक है, हायर चार्जेस का मतलब ये है कि अगर उसके पास में कोई टैक्सी हायर करने वाला आता है तो वो उससे 1.8 रुपीज पर किलोमीटर के चार्ज करता है। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी डेटा गिवन है कि उसकी टैक्सी 4000 किलोमीटर चलती है, जिसमें 20% खाली ही चलती है। अच्छा, खाली चलती है तो वो उसके हायर चार्जेस को कैलकुलेट करेगा नहीं। जिस टाइम वो पैसेंजर बिठा के ले जा रहा होगा उसी से वो हायर चार्जेस लेगा ना। जब अगर वो खाली जा रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल तुमने अपने घर से उबर बुक करवाई और वो उबर है ना, ऐसा मान लो टैक्सी 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर से खाली आ रही है। अब वो खाली आ रही है, एम्प्टी है, तो वो तुमसे खाली रहने के चार्ज नहीं लेगी। वो तुमसे चार्ज कब लेगी या कब लेना स्टार्ट करेगी, जब तुम पैसेंजर एज ए पैसेंजर तुम उस टैक्सी में बैठ जाओगे और अपना ट्रेवल करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो एम्प्टी के चार्जेस नहीं लगेंगे हमारे। तो 4000 किलोमीटर पूरे महीने चलती है, 20% एम्प्टी, तो 3200 किलोमीटर हो गया। ऐसी हमारे पास 10 टैक्सी है तो 10 टैक्सी यहां पर आ गई, और हम 1.8 रुपीज पर किलोमीटर का चार्ज कर रहे हैं तो यहां पर 1.8 रुपीज पर किलोमीटर हो गया, और हमारे हायर चार्जेस ये आ गए। अच्छा, हायर चार्जेस को हम बोल सकते हैं सेल्स। ये हमारी सेल्स हो गई, तो ये हमारी सेल्स हो गई, ये हमारी कॉस्ट हो गई। इन दोनों का डिफरेंस हमारा प्रॉफिट हो गया, और हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट कैलकुलेट करना है फॉर 1 ईयर। कितना प्रॉफिट होगा, तो हमने 1 साल का प्रॉफिट यहां पर कैलकुलेट कर लिया मल्टीप्लाई बाय 12 करके। सेम ये क्वेश्चन देखोगे ना तो सेम ये वैसा ही क्वेश्चन, बस डिफरेंस क्या है यहां पर, डिफरेंस है, चलो देख लो, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। ये इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के चांसेस है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के चांसेस है। क्वेश्चन बोल रहा है जनता ट्रांसपोर्ट कंपनी एक रूट पर अपनी गाड़ी चला रही है, 20 किलोमीटर का रूट है वो। अच्छा, उसके पास में 10 बस है, हर एक बस की कॉस्ट कितनी है और उसकी लाइफ कितनी है। अच्छा, यहां पर लाइफ ईयर्स में है ना, लाइफ यहां पर ईयर्स में है, तो डेप्रिसिएशन यहां पर ईयर निकलेगा, और पर ईयर या पर मंथ निकालने के बाद में उसको हम फिक्स की कैटेगरी में डालेंगे, क्योंकि टाइम आ गया है यहां पर। ठीक है, टाइम आते ही फिक्स हो जाएगा विदाउट एनी स्क्रैप वैल्यू। इसके स्क्रैप वैल्यू 0 है, इसके कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा ध्यान से देखना। डेटा सारा दिया हुआ है, देखो, इंश्योरेंस चार्जेस पर एनम फिक्स, एनुअल टैक्स एनुअल एनम फिक्स, टोटल गैराज चार्जेस मंथली फिक्स, ड्राइवर सैलरी मंथली फिक्स, कंडक्टर सैलरी फिक्स, एनुअल फिक्स, कमीशन वेरिएबल, क्योंकि जितना भी कलेक्शन होगा उसका 10% कमीशन मिलेगा, तो वेरिएबल। ठीक है, अच्छा, कमीशन लिखा होता 500 रुपीज पर मंथ तो वो फिक्स हो जाता। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी पर मंथ फिक्स, मैनेजर सैलरी पर मंथ फिक्स, अकाउंटेंट सैलरी फिक्स, पेट्रोल ऑयल पर किलोमीटर वेरिएबल, और डेप्रीसिएशन ऊपर यहां पर दिया हुआ था, डेप्रीसिएशन फिक्स्ड। ठीक है, अच्छा, हमें सारी वैल्यू मंथली कैलकुलेट करनी है, तो पहले मैं सारे फिक्स्ड वाले एक्सपेंसेस अगर यहां पर लिखना स्टार्ट करूं सॉरी, तो फिक्स वाले में हो जाएंगे टैक्स। अच्छा, मैं कैलकुलेशन मंथली कर देता हूं यहां पर। ठीक है, कैलकुलेशन में यहां पर मंथली कर देता हूं, तो टैक्स हो जाएगा 1000 पूरे साल का है, डिवाइड बाय 12 कर देंगे, और ईच बस के लिए है तो इंटू 10 कर देंगे 1000। अच्छा, यहां पर हमने किया हुआ नहीं है, अच्छा, ये तो वो सेम ही क्वेश्चन बन रहा है। 1000 डिवाइड बाय 12 करते ही पर मंथ हो जाएगा। ऐसी 10 बस है तो ये हमारे पास टैक्स की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, टैक्स के बाद में गैरेज चार्जेस की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी 1000, क्योंकि इसमें ईच बस लिखा होता तो इंटू 10 करते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ड्राइवर की सैलरी ईच बस है, तो ड्राइवर की सैलरी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे,
₹150 ईच बस है ना, तो 10 बस करेंगे तो 1500 हो जाएगा ड्राइवर की सैलरी। कंडक्टर की सैलरी भी ईच बस है, तो कंडक्टर की सैलरी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 100 इंटू 10 बसेस, 1000 हो जाएगा ये। एनुअल रिपेयर्स, अच्छा देखो एनुअल रिपेयर्स भी ईच बस है, तो रिपेयर को कैसे सॉल्व करेंगे? एनुअल है तो पहले तो डिवाइड बाय 12, मंथली हो गया, ईच बस है तो इंटू 10। उसके अलावा एक बार कमीशन को इग्नोर करते हैं क्योंकि ये वेरिएबल है। कॉस्ट ऑफ स्टेशनरी 5,500, तो स्टेशनरी आ जाएगी 500। ये वाली कैलकुलेशन भी यहां पर लिख दोगे जो दो कैलकुलेशन आ रही है। मैनेजर की सैलरी डायरेक्ट आ जाएगी 2000। अकाउंटेंट की सैलरी 1500, ये डायरेक्ट आ जाएंगे सारे एक्सपेंसेस, ये फिक्स हो गए हमारे टोटल। इसके बाद वेरिएबल्स, फिक्स में एक डेप्रिसिएशन बाकी बच गया, सॉरी फिक्स में एक डेप्रिसिएशन बाकी बच गया। तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? गाड़ी की वैल्यू कितनी है? गाड़ी की वैल्यू है 50,000, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो एक साल की वैल्यू आ गई, और डिवाइड बाय 12 करें तो एक महीने की वैल्यू आ गई। ठीक है, और ऐसी हमारे पास में 10 गाड़ियां हैं तो इंटू 10 भी करना पड़ेगा हमें। ऐसी हमारे पास 10 बस है तो इंटू 10, ये फिक्स हो गए सारे। वेरिएबल निकालना है तो वेरिएबल में देखो, एक तो यहां पर है पेट्रोल एंड ऑयल, और बाकी और कोई भी वेरिएबल नहीं है इसमें, सिर्फ एक ही वेरिएबल एक्सपेंसेस है, पेट्रोल एंड ऑयल। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? पेट्रोल एंड ऑयल की कैलकुलेशन ध्यान से देखना। कितने किलोमीटर का रूट है? 20 किलोमीटर का रूट है। कितने राउंड ट्रिप लगा रही है बस? 3 राउंड ट्रिप, जाना आना जाना आना जाना आना। ठीक है, डिपार्ट करेगी अराइव होगी, डिपार्ट करेगी अराइव होगी, डिपार्ट करेगी अराइव होगी। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 3 राउंड ट्रिप का मतलब हो गया 6 ट्रिप, 3 राउंड ट्रिप का मतलब हो गया 6 ट्रिप। तो 20 किलोमीटर का एक ट्रिप है, और ऐसे वो 6 ट्रिप पूरे दिन में लगा रही है ना, 6 ट्रिप पूरे दिन में लगा रही है, और ऐसा वो पूरे महीने में 25 डेज काम कर रही है। ऐसा वो पूरे महीने में 25 डेज तक चल रही है। तो 25 डेज तक चलने के लिए टोटल कितना किलोमीटर ट्रेवल किया उसने? टोटल हमारे ट्रेवल आ जाएगा यहां पर, देखो बाकी सारी वैल्यूज है ना, ये सब वही है क्या जो हम पढ़ रहे हैं अभी? क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। सॉरी, 20 किलोमीटर, 6 ट्रिप, और 25 डेज, तो 3,000 किलोमीटर हम मंथली रनिंग चल रही है हमारी। 3,000 किलोमीटर की मंथली रनिंग है। 25 रुपीज का पेट्रोल लग रहा है 100 किलोमीटर के लिए, तो 3,000 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा? और ऐसे ही हमारे पास 10 बस है तो कितना लगेगा? ठीक है, ये हमारे पास में पेट्रोल एंड ऑयल के आगे। एक हम स्पेस खाली छोड़ देंगे ड्राइवर कंडक्टर के कमीशन का, एक स्पेस खाली छोड़ देंगे। ड्राइवर कंडक्टर का कमीशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, ड्राइवर कंडक्टर कितना कमीशन लेते हैं? 10% ऑफ टेकिंग्स, और प्रॉफिट कितना है? 15% ऑफ टेकिंग्स। ड्राइवर कंडक्टर कमीशन लेते हैं 10% ऑफ टेकिंग्स, और प्रॉफिट कितना है? 15% ऑफ टेकिंग्स। एक मिनट रुक जाओ, देखो देखो ये सारी कैलकुलेशन हमने यहाँ पर एक एक करके लिखी हुई है। अगर मैं तुम्हें मॉड्यूल में दिखाऊंगा तो सेम कैलकुलेशन मॉड्यूल में गिवन है। एक बार बस मेरे को मॉड्यूल ओपन कर लेने दो। डाउनलोड्स, पेपर नंबर 8, पेपर नंबर 8 ये रहा।
ये कहाँ गया ये चैप्टर? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये रहा। अच्छा देखो, हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। कौन सा इलस्ट्रेशन था? इलस्ट्रेशन नंबर 56। इलस्ट्रेशन नंबर 56 था ये वाला क्वेश्चन। अच्छा देखो, हमने सारी कैलकुलेशन यहाँ पे कर ली, इसने भी ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पे कर ली, और इसके फाइनल जो आया ना 26,250 आएगा। हमारा भी जो फाइनल आएगा ना वो 26,250 आएगा। अच्छा, आगे की कैलकुलेशन इसने कैसे की है? आगे की कैलकुलेशन करने के लिए देखो, 26,250 आ गया हमारा बिना कमीशन के। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पे कमीशन वगैरह ऐड नहीं किया। तो देखो आगे कैलकुलेशन करेंगे, एक तो आ जाएगा कॉस्ट या एक्सपेंसेस, एक आ जाएगा ये विदाउट कमीशन, प्लस हो जाएगा ड्राइवर कंडक्टर का कमीशन, प्लस हो जाएगा प्रॉफिट। ये सब मिलकर हमारा निकल कर आएगा कलेक्शन या सेल। अच्छा, कॉस्ट विदाउट कमीशन आ गई हमारी 26,250, ये आ जाएगी हमारे पास में 26,250। ड्राइवर कितना कमीशन ले रहे हैं? 10% ऑफ कलेक्शन। प्रॉफिट कितना जा रहा है? 15% ऑफ कलेक्शन। जितना भी कलेक्शन हो रहा है उसका 15% प्रॉफिट है। ये डेटा हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है ये सारा डेटा। 10% टेकिंग्स वो ले रहे हैं, 15% टेकिंग्स प्रॉफिट चल रहा है हमारा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? ये दोनों 25% साइड चेंज करके इधर आ जाएंगे, 75%, तो 26,250 इज इक्वल टू 75% ऑफ कलेक्शन। अच्छा, ये 75% साइड चेंज करके इधर जाएगा, 26,250 डिवाइडेड बाय 0.75 इज इक्वल टू कलेक्शन, और कलेक्शन आ जाएगा हमारा 26,250 डिवाइड बाय 0.75, 35,000। और मॉड्यूल में भी देखोगे तो कलेक्शन यहाँ पे 35,000 दिया, 35,000 कलेक्शन आ जाएगा, और तुम ड्राइवर की कमीशन अलग कर दोगे और प्रॉफिट को अलग कर दोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो हमारे पास क्वेश्चन बनेगा ट्रांसपोर्ट का, जैसे ये वाला बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ट्रांसपोर्ट का क्वेश्चन बनेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन, इस पे भी बस हमने वेरिएबल निकालना है, फिक्स निकालना है। ये सारी कैलकुलेशन अगर तुम्हें समझनी है तो तुम इसका पीडीएफ ले लेना, यहाँ से बेस्ट रहेगा। ठीक है, और तुम क्वेश्चन देखो, दिसंबर 17 में आया हुआ है, जून 18 में आया हुआ है, दिसंबर 18 में आया हुआ है कलेक्शन, यानी यहाँ पर आए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन में मिलेंगे एग्जाम में क्वेश्चन। अच्छा, दूसरे तरह का क्वेश्चन जो हमारे पास में इस चैप्टर का बनता है वो बनता है होटल का। मैंने तुम्हें बताया यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन बनेंगे, होटल बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा और ट्रांसपोर्ट बनेगा। तो हमने ट्रांसपोर्ट के 2 क्वेश्चन देख लिए, एक क्वेश्चन होटल का, एक क्वेश्चन सफिशिएंट है क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह के हैं। तो होटल का भी हम एक क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, अ लॉजिंग होम इज बीइंग रन इन ए स्मॉल हिल स्टेशन, कितने रूम्स है? 50। एक होटल है जिसमें 50 रूम्स हैं। होटल है ना, वो कंसेशन देता है कब? जब ऑफ सीजन चल रहा हो। और कितने टाइम का ऑफ सीजन होता है? 6 मंथ्स का ऑफ सीजन होता है। तो इसमें जितना भी फुल रूम है ना, फुल रूम रेंट उसका हाफ ही चार्ज किया जाएगा। मान लो फुल रूम रेंट है 100, तो ऑफ सीजन में 50 चार्ज किया जाएगा। मैनेजमेंट प्रॉफिट भी अर्न करना चाहते हैं 20%, और बाद में नीचे कॉस्ट वगैरह का ये सारा डेटा दिया। सीजन में हमारा होटल है ना वो 80% ऑक्यूपाई रहता है, और ऑफ सीजन में हमारा होटल 40% ऑक्यूपाई रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑक्यूपेंसी की कैलकुलेशन करेंगे, ऑक्यूपेंसी की। ठीक है, ध्यान से देखना, सीजन कितने मंथ का है? 6 मंथ्स का। ऑफ सीजन कितने मंथ्स का है? 6 मंथ्स का। ठीक है, ऊपर ये क्वेश्चन में दिया हुआ था 6 ऑफ सीजन मंथ में तुम्हें कंसेशन मिलेगा।
देखो ये लिखा हुआ है 6 ऑफ सीजन मंथ में तुम्हें कंसेशन मिलेगा। तो अगर 6 मंथ्स ऑफ सीजन के हैं तो 6 मंथ सीजनल हो गए। अच्छा, हर मंथ में 30 डेज है, हर मंथ में हमारे पास में 30 डेज है, तो ये कैलकुलेशन हो गई 180 डेज, 180 डेज की। हमारे पास 50 रूम्स अवेलेबल है, सीजन कोई भी हो अवेलेबल तो हमारे पास 50 रूम्स है, लेकिन सीजन में तो 80% ऑक्यूपाइड रहते हैं और ऑफ सीजन में 40% ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो हमारी ये वाली ऑक्यूपेंसी तो आ जाएगी सीजन की और ये वाली ऑक्यूपेंसी आ जाएगी ऑफ सीजन की। तो दोनों ऑक्यूपेंसी आ गई, सीजन और ऑफ सीजन की ऑक्यूपेंसी आ गई। दिक्कत सबसे पहले तो ये हो गया। अच्छा देखो, सारे एक्सपेंसेस यहां पर दिए हुए, स्टाफ की सैलरी, रिपेयर, लॉन्ड्री, इंटीरियर एंड टेपेस्ट्री और सन्ड्री एक्सपेंसेस सब दिया हुआ है। डेप्रीसिएशन के लिए भी बोल रहा है कि डेप्रीसिएशन बिल्डिंग पर लग रहा है 5% और फर्नीचर पर लग रहा है 15%। अब देखो, बिल्डिंग पर इन्वेस्टमेंट है 80 लाख रुपए का, टोटल इन्वेस्टमेंट है 100 लाख का, तो बाकी बचा हुआ किस पर है? फर्नीचर पर। तो फर्नीचर इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 20 लाख रुपए का। तो बिल्डिंग पर लगेगा 80 लाख, 80 लाख का 5% लग जाएगा बिल्डिंग पर, और इक्विपमेंट का लगेगा 20 लाख का 15%। डेप्रिसिएशन भी हो जाएगा हमारा। रूम अटेंडेंट भाई पर रूम डे वो 5 रुपीज चार्ज करेगा ऑक्यूपेंसी के बेस पर। तो हमने ऑक्यूपेंसी निकाल दी है, इंटू 5 कर देंगे, इन दोनों को ऐड करके इंटू 5 कर देंगे तो अटेंडेंट की वैल्यू भी आ जाएगी। यहां पर सिर्फ इशू होता है मंथली लाइटनिंग चार्जेस वाला। वो क्या प्रॉब्लम है उसको देखते हैं एक बार। मंथली लाइटनिंग चार्जेस जो लग रहे हैं वो 120 रुपीज पर रूम लग रहे हैं। कब लग रहे हैं? एक्सेप्ट इन 4 मंथ्स ऑफ विंटर, यानी पूरे 12 महीने में 8 महीने जो लाइटनिंग चार्जेस है ना, 8 मंथ्स लाइटनिंग चार्जेस लग रहे हैं 120, और जब विंटर आएगा, ठंडी आएगी, उन 4 महीनों में लाइटनिंग चार्जेस लगेंगे 30। ठीक है, 8 मंथ्स के लाइटनिंग चार्जेस है 120 पर रूम। ठीक है, 8 मंथ्स के लाइटनिंग चार्जेस है 120 पर रूम। अब ध्यान से देखना, हमारे पास कितने रूम्स अवेलेबल हैं? 50 रूम्स अवेलेबल है। उसमें से ऑक्यूपाइड कितने रहते हैं? 80%, है ना। अच्छा ये देखो, 8 मंथ्स का समझते हैं पहले, ये 8 मंथ्स वाला, 4 मंथ्स वाला। 8 मंथ में जो पैसा लग रहा है ना, वो लग रहा है 120 रुपीज पर रूम, और 4 मंथ में जो पैसा लग रहा है ना, वो लग रहा है 40 रुपीज पर रूम। अच्छा, विंटर है और जगह कौन सी है? जगह है हिल स्टेशन। हिल स्टेशन में विंटर ऑफ सीजन होता है। कोई भी बंदा विंटर में हिल स्टेशन पर जाना पसंद नहीं करता है, करता भी है तो बहुत ही कम लोग होते हैं, क्योंकि वहां पर बहुत बर्फ गिर रही है, बहुत ज्यादा ठंडी हो रखी है, इस वजह से ज्यादातर लोग जब विंटर आती है तो वो जो फील्ड वाले एरिया होते हैं, जैसे जयपुर है ना, जैसे कि दिल्ली, या जैसे कि और कोई ऐसी जगह जो फील्ड में है, जो पहाड़ पर नहीं है, वहां पर जाना पसंद करेंगे। अच्छा, तो हमारे पास 8 महीने इलेक्ट्रिसिटी लग रही है 120 रुपीज, और 4 महीने इलेक्ट्रिसिटी लग रही है 40 रुपीज पर रूम। इन 8 महीनों में पूरा 6 मंथ वाला सीजन वाले पूरे मंथ आ गए, 6 मंथ के पूरे जो सीजनल मंथ है ना, वो पूरे आ गए, और यहां पर 2 मंथ आ गए ऑफ सीजन वाले, तभी तो 8 महीने कंप्लीट होंगे। 6 मंथ तो पूरे सीजन वाले आ गए, और 2 मंथ आ गए ऑफ सीजन वाले। ठीक है, तो पहले सीजन वाले मंथ की बात कर लेते हैं। तो सीजन वाले मंथ, सीजन में 7200 रूम्स ऑक्यूपाई थे, सीजन में 7200 रूम्स ऑक्यूपाई थे, डिवाइड बाय 30 कर लेंगे तो मंथली आ जाएगा, एक मंथ में। अच्छा, यहां पर रूम डेली है, रूम डेज है ना, तो रूम डेली है। तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो भाई, 50 रूम्स अवेलेबल है,
50 रूम्स अवेलेबल है, 6 मंथ्स है और 80% ऑक्यूपेंसी है। ठीक है, इससे ये वाली कैलकुलेशन आ जाएगी कंप्लीट, ये वाली कैलकुलेशन कंप्लीट आ जाएगी। मैंने देखो यहां पर लिख भी रखी है ये वाली कैलकुलेशन, यहां पर ये वाली कैलकुलेशन मैंने देखो ये लिख भी रखी है। 50 रूम्स, 80% और 6 मंथ। 50 रूम है, 6 मंथ्स है और 80% ऑक्यूपाइड रहते हैं। 50 रूम्स, 6 मंथ्स और 80% ऑक्यूपाइड रहते हैं और उनका एक्सपेंसेस कितना आ रहा है इंटू 120। ये तो सीजन हो गया। ऑफ सीजन में और टोटल हो गया 28,800। ऑफ सीजन के भी 2 महीने हैं ना यहाँ पर, तो ऑफ सीजन के 2 मंथ हैं, 50 रूम्स, और ऑफ सीजन में ऑक्यूपेंसी केवल 40% ही रह जाती है ना, और इंटू 120, क्योंकि इन 2 महीनों में भी 120 रुपीज हमारे एक्सपेंसेस लग रहे हैं। अब देखो मैं इस कैलकुलेशन को तुम्हें यहां पर समझाता हूं, 1 मिनट वेट करना। इस कैलकुलेशन को मैं यहां पर समझाता हूं। 6 सीजन मंथ में 50 रूम्स है, 80% ऑक्यूपाइड रहते हैं और 6 सीजनल मंथ है और हर महीने 120 रुपए लग रहा है, तो ये 28,800 हो गया। 2 ऑफ सीजन मंथ में भी रूम तो 50 रहेंगे लेकिन ऑक्यूपाई कितना रहेगा 40%। कितने महीने हैं, 2 महीने हैं और एक्सपेंसेस कितने हैं 120। जब इसको सॉल्व करोगे तो 4800 आ जाएगा। और ये 4 महीने ऑफ सीजन वाले हुए ना, ऑफ सीजन वाले, ठीक है। 50 रूम्स 40% ऑक्यूपाइड रहते हैं, 4 मंथ है और 40 रुपीज। तो 50 रूम्स 40% ऑक्यूपाइड रहते हैं 4 महीने और 30 रुपीज, सॉरी 40 रुपीज, हाँ ठीक है मैं गलत लिख रहा था, ये 30 रुपीज पर रूम है, 30 रुपीज पर रूम है ये, तो इंटू ₹30। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2400। ऊपर ये जो सारे एक्सपेंसेस गिवन है, ये सारे एक्सपेंसेस तो एज इट इज कैरी होने वाले हैं हमारे पास में। ये देखो ये सारे एक्सपेंसेस एज इट इज हमने यहां तक कैरी कर लिए, ये सारे एक्सपेंसेस आ गए। बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन मैंने तुम्हें समझा ही दिया था 5% है, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन 15% है, रूम अटेंडेंट मैंने तुम्हें बता दिया था, दोनों रूम को ऐड करके 5 रुपीज के हिसाब से इंटू 5, और लाइटिंग चार्जेस का हमने ये सब ऐड कर देंगे, लाइटिंग चार्जेस में ये सब ऐड हो जाएंगे, तो ये हमारे लाइटिंग चार्जेस आ गए और ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ गए, ये हमारे लाइटिंग चार्जेस आ गए और ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ गए। अच्छा आगे क्वेश्चन ये बोल रहा था, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट देखो, यहां पर हमें रूम रेंट पर डे निकालना है ड्यूरिंग द सीजन एंड ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। सीजन में कितना रूम रेंट लगेगा और ऑफ सीजन में कितना रूम रेंट लगेगा। अब इसकी कैलकुलेशन करने के 2 तरीके हैं, इसकी कैलकुलेशन करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, फर्स्ट तरीका तो ये है कि जो फुल रूम रेंट लग रहा है, क्योंकि सीजन वाला मंथ होगा ना, अगर कोई हमारे पास में सीजनल मंथ हुआ तो सीजन वाले मंथ में तो फुल रूम रेंट लगेगा और ऑफ सीजन वाले मंथ में हाफ रूम रेंट लगेगा, है ना। तो सीजन वाले मंथ को तो हम पूरा रखते हैं रूम डेज को, और हाफ रूम को डिवाइड बाय 2 कर देंगे ना तो वो फुल रूम में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाफ रूम को डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो फुल रूम में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि मेरे पास 10 हाफ रोटी है, हाफ रोटी, मैं इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास में 5 फुल रोटी हो जाएगी। 5 फुल रोटी के, हर रोटी के 2-2 पार्ट करेंगे तो 10 हाफ रोटी होगी ना। तो अगर मेरे पास में 10 हाफ रोटी है तो मैं उसको डिवाइड बाय 2 करूंगा तो वो फुल रोटी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, दोनों ही डेटा को फुल रूम में कन्वर्ट कर लिया, फुल रेंट में कन्वर्ट कर लिया, दोनों ही डेटा को फुल रेंट में कन्वर्ट कर लिया। तो अब दोनों मिलाकर अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो 9,000 हो जाएंगे। अच्छा एक्सपेंसेस लग रहा है, हमारे यहां पे जो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं उसमें हमें प्रॉफिट भी ऐड करना है यहां पर, ठीक है। यहां पर जो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं हमें यहां पर प्रॉफिट भी ऐड करना है उसमें, ध्यान से देखो। 14,18,400
40,18,400 कहां से आया? ये वाला नंबर। इसमें हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, तो प्रॉफिट ऐड करने के बाद में हमारा टोटल रेंट निकल कर आएगा। एक मिनट वेट करो, ये थोड़ा सा लैग हो रहा है। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद में टोटल रेंट निकल के आएगा 17,73,000। ये हमारा टोटल रेंट है। डिवाइड बाय 9,000 कर देंगे तो एक रूम का आ जाएगा, और उसका 50% उसका हाफ कर देंगे तो ऑफ सीजन वाले मंथ का आ जाएगा। ठीक है, 17,73,000 पूरे साल का है। 9,000 से डिवाइड कर रहे हैं तो एक रूम का आ जाएगा, यानी फुल रूम का रेंट आ जाएगा, और उसका 50% कर देंगे तो हाफ रूम का रेंट आ जाएगा। हम ऐसा भी कर सकते थे, ध्यान रखना, हाफ को हाफ ही रहने देते और फुल को हाफ करने के लिए उसको डबल करना पड़ता। फुल को हाफ करने के लिए उसको डबल करना पड़ता। तो ये जो आता है ये हाफ रेंट, हाफ एचआर का मतलब यहां पर हाफ रूम रेंट है। मैं इसको, इस वाले नंबर को इस पूरे टोटल से डिवाइड करता है तो ये हाफ रूम का रेंट आता, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता, क्योंकि डबल है तो फुल रूम का रेंट आ जाता। तो तुम्हारे पास ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। और ये बाकी आगे वाले क्वेश्चन है ना, ये सेम ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर, ऐसा कोई नए तरह के क्वेश्चन है नहीं यहाँ पर। ठीक है, सेम उसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं यहां पर, हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने किया हुआ नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन मैंने किया हुआ नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम यहाँ पर। वैसे तो ये सेम सॉल्यूशन इसके जैसा ही बनेगा यहाँ पर, जो हमने ये किया ना, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है यहाँ पर। लेकिन हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैक्सवेल हॉस्पिटल रन से डायबिटिक सेंटर, ठीक है, 50 बेड से 10 बेड और ऐड किए जा सकते हैं अगर इमरजेंसी हो। 50 बेड है, 10 नए बेड ऐड किए जा सकते हैं अगर इमरजेंसी हो तो। ठीक है, और रेंट लग रहा है इतना पर मंथ, सुपरवाइजर पर मंथ, नर्सेस पर मंथ, वार्ड बॉय पर मंथ, डॉक्टर्स है पर मंथ है। लेकिन देखना डॉक्टर के साथ में लिखा हुआ है, डॉक्टर को मिल तो रहा है 2.5 लाख रुपीस, लेकिन लिखा हुआ है कि उन्होंने कितने पेशेंट को अटेंड किया है उसके बेस पर। मान लो मेरी सैलरी, तुम एक इंस्टीट्यूट ओपन कर रखे हो, मेरी सैलरी बन तो रही है 10,000 रुपए पर मंथ, लेकिन 10,000 रुपए पर मंथ मंथ होने की वजह से नहीं है, टाइम होने की वजह से नहीं है, वो बन रही है कि इतने स्टूडेंट आ जाते हैं कि मेरी सैलरी 10,000 रुपए मंथली बन जाती है। ठीक है, इतने स्टूडेंट आ जाते हैं कि मेरी सैलरी 10,000 रुपीज पर मंथ बन जाती है। तो है तो मंथली लिखा हुआ, लेकिन ये वेरिएबल है, फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है। उसके अलावा देखो रिपेयर फिक्स है, फूड पेशेंट वेरिएबल है, बहुत सारे वेरिएबल दिए हुए हैं, बहुत सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टोटल पूरे साल में 150 डेज ऐसे थे जब 50 बेड हमारे ऑक्यूपाइड थे। ठीक है, 40 बेड ऑक्यूपाइड थे, ऐसे हमारे पास 80 डेज थे। हॉस्पिटल 750 बेड अलग से हायर कर रहा था उसने, उसका उसने 100 रुपीज पेमेंट किया था, है ना, अलग से 750 बेड और हायर किए थे हॉस्पिटल ने। हाउएवर वो बोल रहा है कि वो 10 दिन 10 बेड से ज्यादा हायर नहीं कर सकते। ठीक है, हॉस्पिटल चार्ज करता है, रिकवरी का मतलब चार्ज कर रहा है पेशेंट से 1,500 रुपीज पर डे, तो प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, पहले मैं सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस लिख देता हूं, यहाँ पर जितने भी फिक्स है वो सारे लिख देता हूं। रेंट फिक्स है ना, रेंट 1,50,000 इंटू 12, पूरे साल का ही कर दें हम, क्योंकि बाकी नीचे वाले एक्सपेंसेस पूरे साल के दिए हुए हैं। 1,50,000 इंटू 12,
इंटू 12, तो रेंट हो जाएगा 18 लाख रुपए का। 1,50,000 इंटू 12, रेंट हो जाएगा 18 लाख रुपए का। अच्छा, सुपरवाइजर, सुपरवाइजर देखना, 2 पर्सन है, 50,000 रुपीज पर मंथ ले रहे हैं, और ऐसे हमारे पास 12 मंथ्स है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 लाख रुपए। सुपरवाइजर चार्ज कर रहे हैं 12 लाख रुपीज पूरे साल का। नर्स है 4 है, 30,000 ईच चार्ज करता है 12 मंथ्स, तो ये हो जाएगा 14,40,000। फोर इंटू 30,000 इंटू 12, 14,40,000। हाँ ठीक है, 14,40,000 नर्सेज हो गए। वार्ड बॉय है, 4 पर्सन है, 6,000 पर पर्सन है, 12 मंथ्स है, तो 24,000 इंटू 12, 2,88,000 वार्ड बॉय हो गया। ये सब फिक्स्ड है क्योंकि ये मंथली एनुअली हम निकाल रहे हैं। नीचे देखोगे तो रिपेयर फिक्स है, रिपेयर का डायरेक्ट नंबर आ जाएगा, यहाँ पर रिपेयर हो जाएगा 90,000 का। उसके अलावा बाकी सारे एक्सपेंसेस है, लेकिन यहाँ पर ये फिक्स दिए हुए। अदर एक्सपेंसेस, तो अदर गिवन है 15 लाख के। ठीक है, अब है ना एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के साथ में थोड़ा सा इशू हो जाता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को तुम चाहो तो फिक्स भी ले सकते हो, तुम चाहो तो वेरिएबल भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। पर ईयर लिखा हुआ है, पूरे साल के हैं, तो तुम इसको फिक्स भी मान सकते हो। पूरे साल के हैं लेकिन गिवन नहीं है डेटा, तो तुम इसको वेरिएबल भी मान सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को कुछ भी माना जा सकता है। हमने देखो पहले वाले क्वेश्चन में भी इसको फिक्स माना था, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम भी इसको फिक्स ही मानेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। तुम चाहो तो इसको वेरिएबल में भी डाल सकते हो, नीचे एक अजम्पशन लिख देना। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 12 लाख के हो गए। बाकी फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो थे ना वो सब कंप्लीट हो गए, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो थे वो सब कंप्लीट हो गए। अच्छा, वेरिएबल एक्सपेंसेस की बात करें तो वेरिएबल स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल में सबसे पहले आ गई डॉक्टर को मिलने वाली सैलरी, क्योंकि है तो वो मंथली, लेकिन वो बेस्ड क्या है, उसका बेस है कि उन्होंने कितना टाइम दिया है, कितने पेशेंट को देखा है। 2,50,000 पर मंथ है ना, 2,50,000 इंटू 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2,50,000 इंटू 12, 30 लाख, 30 लाख ये हो गया। उसके अलावा वेरिएबल में आ गया एक, ये आ गया फूड आ गया, फूड आ गया 8,80,000 का। अब देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, ये सारी एंट्रीज बस एज इट इज कॉपी करते जाओगे। अदर सर्विसेज है 3 लाख की, वो फिक्स, वो वेरिएबल में आ गई, बस तुम्हें ये कॉपी करते रहना है, कुछ नहीं करना है। लॉन्ड्री एक्सपेंसेस है, साफ सफाई के, ये हो गए 6 लाख। मेडिसिन है, ये हो गई 7,50,000। ठीक है, अच्छा एक बेड के और एक्सपेंसेस लग रहे हैं। बेड के 750 बेड हायर किए हैं 100 रुपीज पर बेड के हिसाब से। अच्छा, पर बेड है ना तो वेरिएबल हो गया, पर डे होता तो फिक्स्ड हो जाता। तो एक बेड के चार्जेस और लगे हैं, 750 बेड हायर किए हैं 100 रुपीज पर डे के हिसाब से, तो 75,000। इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारी टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हम हमारे टोटल एक्सपेंसेस एक बार मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, ताकि फिर वो रिकवरी वगैरह की कैलकुलेशन कर लो। अच्छा देखो, 30 लाख, 8,80,000 प्लस 3 लाख प्लस 6 लाख प्लस 7,50,000 प्लस 75,000 प्लस ऊपर वाला हो जाएगा देखो 30 लाख, तो एक हो गया, प्लस 14,40,000 एक हो गया, प्लस 2,88,000 एक हो गया, प्लस 90,000 एक हो गया,
प्लस 15 लाख एक हो गया, प्लस 12 लाख एक हो गया, तो ये हो गया 1,31,23,000। ये हो गया 1,31,23,000। ये हमारे एक्सपेंसेस है, ठीक है। अच्छा, हमारे कितने बेड ऑक्यूपाइड थे हम ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ताकि हम एक बेड की कॉस्ट निकाल सके कि एक बेड से कॉस्ट कितनी आ रही है हमारे पास में, ठीक है। अच्छा, बेड कितने थे देखो, 150 डेज ऐसे थे जब 50 बेड ऑक्यूपाइड थे, तो 150 डेज ऐसे थे जब 50 बेड ऑक्यूपाइड थे, तो 7500 तो ये हो गया, ठीक है। 50 बेड्स वाली हो गई है। 80 ऐसे डेज थे जब 40 बेड्स ऑक्यूपाइड थे, तो 40 बेड्स कितने दिन ऑक्यूपाइड थे, 80 ऐसे डेज थे जब 40 बेड्स ऑक्यूपाइड थे, तो 3200 ही हो गया। और एक्स्ट्रा हमने 750 बेड्स और ले रखे थे और ऑक्यूपाई किए थे। टोटल बेड्स कितने हो जाएंगे, 0, 5, 7, 8, 9, 14, 11,450 बेड्स हो गए, ठीक है। 11,450 बेड्स हो गए। एक बेड से हम कितना चार्ज करते हैं, इनटू 1500। एक बेड से हम चार्ज करते हैं 11,450 बेड्स हो गए, एक बेड से हम 1500 चार्ज करते हैं, तो ये हमारे टोटल चार्जेस आ गए। माइनस कर देंगे हम टोटल एक्सपेंसेस 131,23,000। ये हमारा प्रॉफिट आ गया, 40,52,000 का प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट भी आ गया। कंट्रीब्यूशन निकालना है तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन निकालना है तो कंट्रीब्यूशन होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो सेल्स हमारी कितनी है, फिर यहां पर देखो वेरिएबल कॉस्ट अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। डिवाइड बाय नंबर ऑफ बेड्स कर देंगे तो पर बेड के लिए आ जाएगा। और बीईपी भी तुम्हारा कैलकुलेट हो जाएगा। बीईपी का फॉर्मूला लिखोगे जब तुम, बीईपी का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पर बेड चलेगा यहाँ पर। तो ये सब चीजें कैलकुलेट हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर डे निकालना है तो देखो टोटल जितने भी हमारे, देखो सेल्स आई है, सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो कंट्रीब्यूशन आ जाता है, ठीक है। और बीईपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट, ये ऊपर जो ऐड करेंगे ये सब भी सारी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, ऊपर वाली जो कैलकुलेशन हुई है। फिक्स कॉस्ट अपन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर देंगे ना, तो ये हमारा बीईपी भी आ जाएगा। और ये एक ही तरह का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में आने तक, ठीक है। तो अभी तक हमने देखो, अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो हमने अभी तक 3 चैप्टर्स बेसिकली कंप्लीट कर लिए हैं। एक हमने किया है कॉस्ट शीट, एक किया जॉब कॉस्टिंग, एक हमने कर लिया सर्विस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग।